हम जिस वक्त अपनी बाउंड्री छोड़ते हैं तो हम फिर मनीष भाई नहीं होते ना. देन आई एम अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माय कंट्री. देन पीपल आर नॉट जजिंग मी बाय माय नेम. देन पीपल आर जजिंग मी बाय नेशनैलिटी. तो जिस वक्त हम यहाँ से निकल के बाहर जाते हैं तो वो हमारे एक परफॉर्मेंस टाइप होता है जिसको वहाँ के लोग देख रहे होते हैं. जो लोग जब यहाँ से छुट्टियों के लिए आते हैं वो इन चीजों पे ध्यान नहीं रखते. वो ये ध्यान नहीं रखते वो क्या पहन के घूम रहे हैं. वो ये ध्यान नहीं रखते कि उनके बिहेवियर कैसा है. वो ध्यान नहीं रखते कि वो किस तरह से हरकतें कर रहे हैं. तो लोगों को डिस्कम्फर्ट आता है. जैसे आज से 10 साल पहले जिस तरह का एटीट्यूड या माइंडसेट उनका इंडियंस की तरफ था, आज वो नहीं है. बिकॉज टूरिज्म इतना ज्यादा है, लोग इतने ज्यादा जा रहे हैं, और क्योंकि लोग इतने ज्यादा जा रहे हैं वो अपने आप को एक्सपोज करते चले जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द वे दे आर बिहेविंग एंड एड्रेसिंग देमसेल्व्स. क्या हो रहा है, क्या थोड़ा बताइए, क्या बिहेवियर का प्रॉब्लम है? फॉर एग्जाम्पल आप मसाला ही खाते हैं, पान मसाला. ओह, अब आप वहाँ गए, वहाँ तो एक सड़क पे कागज भी नहीं होता, आपने कहीं भी थूक दिया. आप सिगरेट पीते हैं, आपने सिगरेट पी कहीं भी फेंक दी. आप होटल से सुबह उठे, आपके बाल टेढ़े मेढ़े हैं और आप एक शॉर्ट्स पहन के बाजार में निकल गए, तो वो वहाँ के लोग तो आपको ऐसे नहीं मिलेंगे. वो लोग जो वहाँ पर हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट में बैठा हो या कहीं भी है, वो उनका एक डेली रूटीन है. आप छुट्टी पे आए हैं, हो सकता है वो आपके बगल में बैठा हो, अपनी कोई बिजनेस डील कर रहा हो, और आप क्योंकि छुट्टी पे हैं तो आप बहुत लाउडली अपने आप को एड्रेस कर रहे हैं और चिल्ला रहे हैं और चीख रहे हैं. उससे आप डिस्टर्बेंस कॉज कर रहे हैं. दूसरी बार जब वो रेस्टोरेंट में झांकेगा कोई इंडियन दिखा तो वो उसमें घुसेगा ही नहीं. थोड़े दिन बाद ये होगा कि शायद वो रेस्टोरेंट ओनर ही आपको अवॉइड कर दे, क्योंकि उसके जो परमानेंट कस्टमर्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं हमारे आने से. ये सारी चीजें होने लग गई हैं. क्या कोई रेस्टोरेंट डिनाई कर रहा है इंडियन? बहुत से. बट मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट इसके लिए कोई स्टेप क्यों नहीं लेती. एक सिंपल सा स्टेप है कि जब मैं बोर्डिंग पास लेने जा रहा हूँ, चाहे कहीं भी ट्रैवल कर रहा हूँ, हमको एक डूज एंड डोंट्स का एक छोटा सा अगर लीफलेट मिल जाए जो एक उसमें लिखा हो, आई डोंट थिंक इट कॉस्ट अ लॉट. मतलब कुछ तो करना चाहिए. लोग आते हैं, एक गलत इंप्रेशन दे के चले जाते हैं. उसके बाद जब दूसरा आता है जिसको सीरियसली कुछ करना भी है, वो उसके लिए एक डिफिकल्टी कॉज कर, बैरियर बना देता है. मैं इंडियन हूँ, मैं यहाँ आके कुछ भी अपने लोगों से लड़ सकता हूँ, बोल सकता हूँ, क्रिटिसाइज कर सकता हूँ, आपके साथ बैठ के चीजें बोल सकता हूँ. मैं बाहर जाके तो नहीं कर सकता. बाहर जाके तो मुझे अपनी डिफेंड करना पड़ता है. आई एम श्योर. और कभी कभी वो इनडिफेंडेबल हो जाता है, तब एम्बैरेसमेंट फेस करना पड़ता है. मैं खुद यहाँ इंडिया में नोटिस कर रहा हूँ एग्रेशन बहुत बढ़ गया है सोसाइटी के अंदर. ये एग्रेशन अब बाहर जाने लग गया है. मैं एक बार जहाज में जा रहा था, फॉरेन एयरलाइन थी. आप इमेजिन नहीं कर सकते कि उन्होंने एग्जिट के पास चादर बिछा के दे स्टार्टेड गैम्बलिंग, दे वर प्लेइंग कार्ड्स. प्लेन में जमीन पर बैठ के कार्ड्स खेल रहे हैं. जो एग्जिट बीच में जगह होती है, तो वहाँ थोड़ा सा स्पेस ज्यादा होता है, वो वहाँ उन्होंने चादर बिछा ली. और मैं जब वहाँ गया, मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने कभी हिंदुस्तान में एयर ट्रेवल करते वक्त ये किया है? और इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं और हर आदमी आपको देख रहा है. वो एयर होस्टेस आपको बोल चुकी है 2 बार. इट इज सो डिस्कम्फर्टिंग. आर यू नॉट रियलाइजिंग कि आप किस तरह का इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं लोगों पे? वो बोलते हैं हम छुट्टी पे जा रहे हैं, वी आर एंटाइटल्ड फॉर फन. उनको ऐसा लगता है कि इंडिया से निकलने के बाद वो कुछ भी कर सकते हैं. और उसके 2 रीजंस मुझे नजर आते हैं, एक एग्रेशन एंड सेकंड न्यू मनी. उनको ये रियलाइज नहीं होता कि वो डीटीसी बस में बैठे हैं या किसी फॉरेन एयरलाइन के एयरक्राफ्ट में बैठे हैं. दुनिया में कुछ भी कंट्रीब्यूट किए बगैर का कॉन्फिडेंस है ये. हमने कहीं कुछ किसी के साथ अच्छा या कोई नया इन्वेंशन या ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन हम गर्व और आत्मविश्वास से भर गए हैं कि हम गर्व तो कर रहे हैं लेकिन बेवजह कर रहे हैं. ये बहुत बड़ी बात है. हमने कुछ अचीव नहीं किया, फिर भी हमें गर्व हो गया है. मेरे बहुत अच्छे एक दोस्त हैं, यूएस गवर्नमेंट में भी थे, बहुत हाई पोजीशन पे थे और बहुत बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस को हेड कर चुके हैं. मैंने उनसे एक बार ये पूछा कि भाई आप इंडियंस के बारे में क्या सोचते हैं? उन्होंने मुझे बोला था, यू आर दी ओनली रेस इन द वर्ल्ड हु स्पेंड्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन टू वर्क फॉर अस. मैं आपके पास आता हूँ, आप लेट्स से एक टी इम्पोर्टर है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ. मैं आपको बोलता हूँ कि भाई आप ये 10 रुपए की चाय लेती हैं, मैं आपको 9 रुपए में दे दूंगा. ये मेरी क्वालिटी है. आपने कहा बहुत अच्छी बात है. आपको 30 दिन का क्रेडिट मिलता है, मैं आपको 45 दिन का क्रेडिट दे दूंगा. तो आप एज अ बिजनेसमैन, एज अ इम्पोर्टर सोचेंगे ये तो बहुत अच्छी डील है, मैं आपको सप्लाई भी कर देता हूँ उस रेट पे. पहली बार. दूसरी बार, जब तक मुझे ये रियलाइज नहीं होता कि आपका कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट मेरे ऊपर 100% है, उसके बाद मैं आपसे बोलता हूँ कि मेरी एक जरूरत है, मुझे आप ये एडवांस से दीजिए. बिजनेस तो हम कर ही रहे हैं, फ्यूचर में एडजस्ट कर लीजिएगा. आप मुझ पे ट्रस्ट करती हैं, आपने मुझे पैसे दे दिए, इसकी जरूरत थी. मेरी सप्लाईज उस दिन से बंद हो जाती हैं. मैं ये देखता हूँ कि यहाँ लोग इतने ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हैं कि वो अपनी कंट्री को स्टेक पे लगा देते हैं अपने फायदे के लिए. उसके लिए मेरा नाम इम्पोर्टेंट नहीं है,
वो तो सिर्फ ये देख रही है कि ये इंडियन है, इसने मुझे चीट किया। वो उस नेशनैलिटी को जज कर रही है, उस इंडिविजुअल को नहीं। इंडिविजुअल को तो हम इंडिया में जज करते हैं, इंडिया के बाहर नेशनैलिटी को जज करते हैं। आपको आके कि अमेरिकन बेवकूफ बना गया तो आप अमेरिकन अमेरिकन करोगे, स्टीव नहीं बोलेंगे। स्टीव को कौन जानता है? स्टीव को तो कोई नहीं जानता। तो वो भी जो जिसके साथ आपने किया वो भी इंडियन इंडियन करेगा ना। यू हैव टू अर्न योर रिस्पेक्ट व्हेन यू गो समवेयर। नोबडी इज गोइंग टू रिस्पेक्ट यू। आई एम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, हु केयर्स? नोबडी केयर्स। आपको क्या लगता है आप न्यूयॉर्क की सड़क पे जाके पूछेंगे कि इंडिया की इकोनॉमी कितनी बड़ी है, तो वो अमेरिकन आपको बता सकेगा कि वो कितनी बड़ी है? ये तो हम अपने देश में हल्ला मचाते रहते हैं ना, बाकी किसको मालूम है? किसी को नहीं। वो तो सिर्फ यही जज करता है आपके एटीट्यूड, आपके प्रेजेंटेशन, आपके खुद आप अपने आप को किस तरह से उसके साथ डील कर रहे हैं, उस पर वो आपको जज करता है और आपकी कंट्री को जज करता है। बाकी उनको क्या लेना देना है? मनीष भाई साहब, बहुत शुक्रिया किंतु परंतु पर आने के लिए। आप बहुत शॉर्ट विजिट पर भारत आए हुए हैं और मुझे ये मौका मिल गया कि मैं आपसे बात करूं। जनरली होता यह है कि जो भारत में लोग आ रहे हैं इस समय, ख़ासकर बिजनेस कम्युनिटी से, वो ज़्यादातर आते हैं अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया वगैरह से या दुबई वगैरह से। आप आए हैं कज़ाकिस्तान से, तो ये पहला इत्तेफाक हुआ है कि कोई एंटरप्रेन्योर मुझे मिल जाए जो मुझे ये बताए कि कज़ाकिस्तान में क्या हो रहा है, जो पोस्ट सोवियत कंट्रीज़ हैं वहाँ माहौल कैसा है, बिज़नेस का माहौल कैसा है, आप वहाँ क्या कर रहे हैं, और भारत कज़ाकिस्तान के बीच क्या उम्मीदें हैं। बताइए अपना तजुर्बा सबसे पहले। थैंक यू वेरी मच कि आपने इनवाइट किया एंड आई गेट दी अपॉर्चुनिटी कि मैं शेयर कर सकूं चीज़ों को जो मैं ऑब्ज़र्व करता रहा हूं, देखता हूं, और जिसमें मुझे लगता है करेक्शंस की भी काफ़ी ज़रूरत है। कज़ाकिस्तान, हाँ, मैं फ़िलहाल मैं वहीं रह रहा हूँ, अलमाटी में। बहुत ही खूबसूरत शहर है, वन ऑफ द ग्रीनेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड, सराउंडेड विद माउंटेन्स, बेस्ट ऑफ स्की स्लोप्स इन द वर्ल्ड। जितने भी ज़्यादातर वर्ल्ड रिकॉर्ड स्केटिंग के बने हुए हैं वो वहीं हैं, क्योंकि वहाँ की जो स्केटिंग रिंग है, इट इज़ ऑन द हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड। सेकेंड, इट इज़ द क्लोजेस्ट डेस्टिनेशन फॉर स्की लवर्स फ्रॉम ए इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो आप 45 मिनट्स में लैंड करके एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आप एक फाइनेस्ट स्की स्लोप्स पे पहुंच सकते हैं और रह सकते हैं। सारी फैसिलिटी एंड द बेस्ट ऑफ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज आर अवेलेबल। वाह। Almaty as a city, it is known for its art and culture. It was made by the Soviets, the Russians when they were there. तो वो सिटी उन्हीं का क्रिएट किया हुआ है। तो वहाँ अभी भी ओपेराज और थिएटर्स और आर्ट सेंटर्स और म्यूजिक एंड डांसेस एंड तो ये वहाँ का कल्चर है। एजुकेशन, तो वहाँ आप जाएंगे तो आपको इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा मिलेंगे। यानी वहाँ का बॉम्बे है। और ब्यूटीफुल, और फाइनेंशियल कैपिटल भी वही है। तो वहाँ का जो स्टॉक मार्केट है, फाइनेंशियल सेंटर है, ये सब वही है। और अलमाटी बेसिकली इट इज़ नोन एज द सिटी ऑफ ओलिगार्क्स। ओलिगार्क्स मीन्स द रिच क्लास, Billionaires. द बिलियनर्स। तो ज़्यादातर फैमिलीज नॉट जस्ट फ्रॉम कजाकिस्तान बट इवन अराउंड, उनकी फैमिली ज़्यादातर प्रेफर करती हैं वो अलमाटी में रहने के लिए, बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट, because of the facilities. It has every facility that you can imagine. AQI क्या है? AQI जैसे विंटर्स में बढ़ जाता है, बट इस वक्त तो जनरली अबाउट 75-80 के आसपास होगा। ओके। हाँ, बिकॉज विंटर्स में क्या होता है, जिस वक्त क्योंकि चारों तरफ माउंटेन्स हैं और अगर विंड रुकती है तो कभी कभी वो स्टिलनेस आ जाती है बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन, और वो वहीं रह जाता है। तो जब आप जाएंगे तो आपको कभी कभी वो दिखेगा, बट दैट इज़ नॉट अ परमानेंट फीचर। राइट। इट इज़ ओनली जब हवा रुकती है, क्योंकि तीन तरफ तो पहाड़ हैं। तो खूबसूरत बहुत है, लोगों को बहुत पसंद है। अभी तो कज़ाक गवर्नमेंट ने वीज़ा खोल दिया है। देयर इज़ नो वीज़ा रिक्वायर्ड फॉर इंडियंस फॉर 15 डेज एज अ टूरिस्ट। तो काफ़ी टूरिज़्म इंडिया से बहुत ज़्यादा हो गया है, जो एक अच्छी चीज़ भी है, बट उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी वहाँ दिखने लग गए, एक्सपोज होने लग गए, जो लोगों को पहले नहीं पता था। क्या? सोवियत टाइम में तो हिंदुस्तान की पिक्चरें चलती थी, तो वो लोग तो बड़े हुए हैं, राज कपूर और शम्मी कपूर और ये सारी चीज़ें देख के,
वो तो आज तक यही समझते थे कि हिंदुस्तानी से कमिटेड और रोमांटिक आदमी होता ही नहीं है और इससे अच्छी दुनिया ही नहीं होती। तो आज भी जितने भी इंडियन सोप ओपेराज हैं वो सब रशियन में ट्रांसलेट होते हैं, और जितनी भी वहाँ आपको 65-70+ वेमेन हैं वो आज भी घर पे उनके शाम को ओपेराज चलते हैं हिंदुस्तान के, और वो रोती हैं अरे वाह। और वो बहुत खुश होती हैं। बट वहाँ हर कंट्री के एक डूज एंड डोंट्स होते हैं, राइट। एक लिविंग और लाइफस्टाइल के तरीके होते हैं, और सबके एक एक्सपेक्टेशंस होते हैं। तो जनरली हम कहीं भी जाएं तो हम वी आर सपोज टू कि हम जाने के पहले उस जगह के कल्चर को थोड़ा पढ़ें, वहाँ के डूज एंड डोंट्स को देखें, वहाँ क्या चीज़ अच्छी है या नहीं है ये पता करें, वहाँ के लोगों को क्या अच्छा लगता है या नहीं लगता है, कौन सी चीज़ें उनके लिए एक्सेप्टेबल हैं या नॉन एक्सेप्टेबल हैं। ये सारी चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए जब हम अपने कंट्री से बाहर निकलते हैं, चाहे वो कजाकिस्तान जा रहे हों चाहे कहीं भी जा रहे हों। बिकॉज हम जिस वक्त अपनी बाउंड्री छोड़ते हैं तो हम फिर मनीष भाई नहीं होते ना, देन आई एम ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माई कंट्री, देन पीपल आर नॉट जजिंग मी बाई माई नेम, देन पीपल आर जजिंग मी बाई नेशनैलिटी। तो जिस वक्त हम यहाँ से निकल के बाहर जाते हैं तो वो हमारे एक परफॉर्मेंस टाइप होता है जिसको वहाँ के लोग देख रहे होते हैं। तो हमें इस चीज़ के बारे में बहुत कॉन्शियस होना चाहिए। जो मैं यहाँ से देखता हूँ, और ये प्रॉब्लम सिर्फ मैं नहीं, जितने भी लोग बाहर रहते हैं या पहले से रह रहे हैं वो ये चीज़ों को फेस करते हैं कि जो लोग जब यहाँ से छुट्टियों के लिए आते हैं वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं रखते। वो ये ध्यान नहीं रखते वो क्या पहन के घूम रहे हैं, वो ये ध्यान नहीं रखते कि उनके बिहेवियर कैसा है, वो ध्यान नहीं रखते कि वो किस तरह से हरकतें कर रहे हैं, वो ये ध्यान नहीं रखते कि जब वो एक रेस्टोरेंट में भी जा रहे हैं जहाँ एकदम स्टिलनेस है और प्राइवेसी है, वहाँ वो बिल्कुल ही लाउड हो जाते हैं, उस एटमॉस्फेयर को ख़राब कर देते हैं, तो लोगों को डिस्कम्फर्ट आता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। और जो लोग जैसे आज से 10 साल पहले जिस तरह का एटीट्यूड या माइंडसेट उनका इंडियंस की तरफ था, आज वो नहीं है। बिकॉज टूरिज़्म इतना ज़्यादा है, लोग इतने ज़्यादा जा रहे हैं, और क्योंकि लोग इतने ज़्यादा जा रहे हैं वो अपने आप को एक्सपोज करते चले जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द वे दे आर बिहेविंग एंड एड्रेसिंग देमसेल्व्स क्या इन अ हो रहा है, कंट्री। क्या थोड़ा बताइए, क्या बिहेवियर का प्रॉब्लम है? फॉर एग्जाम्पल आप मसाला ही खाते हैं, पान मसाला। ओह। अब आप वहाँ गए, वहाँ तो एक सड़क पे कागज़ भी नहीं होता, आपने कहीं भी थूक दिया। आप सिगरेट पीते हैं, आपने सिगरेट पी कहीं भी फेंक दी। आप एक मॉल में जा रहे हैं या किसी दुकान में जा रहे हैं, आप एक बिहेवियर होता है ना, आप चीज़ लीजिए जो आपको ख़रीदना है वो ख़रीदिए। काफ़ी सारे इंसिडेंसेस थेफ्ट के भी हो चुके हैं। तो जिस जगह पे वो कभी देखते नहीं थे, आजकल वो थोड़ा सा कॉन्शियस हो गए। जब इंडियंस एक स्टोर के अंदर शॉपिंग के लिए जाते हैं तो बुरा तो लगता है। बिजनेस के अंदर लोग यहाँ से जाते हैं विदाउट एक्सपीरियंस और वो कोशिश करते हैं, लोग शरीफ होते हैं। यूजुअली आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, पीपल वांट टू ट्रस्ट यू, एवरीबडी वांट्स टू ट्रस्ट यू। इट इज़ वी who make them not trust us. It is never them. Never. तो मैं ये नहीं कहता कि दुनिया में लोग अच्छे या बुरे हर जगह नहीं होते, होते हैं। बट जनरली सेंट्रल एशिया की अगर मैं बात करूं तो वहाँ जनरली लोग सिंपल होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। वहाँ एजुकेशन लिटरेसी लेवल इज क्लोज टू 99+। एवरीबडी इज एजुकेटेड, एवरीबडी नोज व्हाट ही इज डूइंग। वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसके अंदर आप मिनिस्ट्रीज में भी जाएंगे तो ज़्यादातर लोग सब आईवी लीग के पास आउट होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, उनको मालूम है वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे एडमिनिस्टर कर रहे हैं, हर चीज़ में वो स्पेशलाइज कर रहे हैं। और एक डेकोरम और डिसिप्लिन है। बाकी करप्शन हर जगह होता है, वो हाँ, दुनिया की कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ थोड़ा मोड़ा नहीं होता। बट हमको अपने एज ए इंडियन जब हम बाहर जाते हैं, हम क्या कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। हम उनकी कंट्री में जा रहे हैं, वो हमारी कंट्री में नहीं आ रहे हैं, तो वो चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पता नहीं इसको कैसे ये गवर्नमेंट एड्रेस करेगी, मुझे ऐसा लगता है कि इसको एड्रेस करना चाहिए। जब वो यहाँ से फ्लाई कर रहे हैं, चाहे वो बहुत तरह के लोग आते हैं, हर आदमी अपनी फैमिली के साथ छुट्टी पे नहीं आया होता है, तब तो वो थोड़ा डेकोरम फिर भी रहता है। बट ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है जब ये कॉर्पोरेट्स अपने 50 डीलर्स को लेके चले गए
हॉलिडे पे, या 100 डिस्ट्रीब्यूटर को लेके चले गए हॉलिडे पे, तो वो अकेले जब जाते हैं तो वो क्या होता है? मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल उनको ऐसा लगता है कि फ्रीडम मिल गया, ऐसा लगता है कि उनको फाइनली वो फ्री हो गए तो वो इस तरह का बिहेवियर होता है। प्लस क्या है, बहुत सारे लोग उनके साथ होते हैं, उसमें कुछ अच्छे हैं, बुरे हैं, जो भी हैं, कुछ गलत चीज़ों को भी इनकरेज कर देते हैं। ड्रिंकिंग का मैंने एक देखा है, बहुत सीवियर इशू होता है। पीपल काइंड ऑफ ड्रिंक अ लॉट, नथिंग रॉन्ग, बट इट इज़ देन यू शुड स्टे इन योर होटल रूम, not go out on the streets, not misbehave. You cannot go to a restaurant जहाँ आपने पी पा के आप वहीं से गिर रहे हैं, लोग बैठे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, तो वो एक बहुत, थैंक यू, वो एक बहुत गलत इम्प्रेशन चला जाता है। मैं क्योंकि वहाँ रहता हूँ, 2004 में मैं फर्स्ट टाइम गया था एज ए कंसल्टेंट फॉर एयरटेल, दैट वाज माय फर्स्ट असाइनमेंट व्हेन आई वेंट टू कजाकिस्तान। इस 20 सालों में मैंने चेंजेस अपने सामने होते हुए देखे हैं। आई हैव वर्कड फॉर द लार्जेस्ट कॉरपोरेशंस, नॉट जस्ट देयर, वर्ल्ड वाइड। मेरा लास्ट बिजनेस बिफोर दिस आई वाज डूइंग इन अमेरिका फॉर एडटेक, आई हैड लॉन्च्ड अ वेंचर। बट मैं वो चेंजेस होते हुए देख रहा हूँ, और जब मैं अपने मतलब अलमाटी जैसे शहर में ऑलमोस्ट 130 नेशनैलिटीज़ रहती हैं, मेरे को फीडबैक नहीं अच्छा लगता। मैं इंडियन हूँ, मैं यहाँ आके कुछ भी अपने लोगों से लड़ सकता हूँ, बोल सकता हूँ, क्रिटिसाइज कर सकता हूँ, आपके साथ बैठ के चीज़ें बोल सकता हूँ। मैं बाहर जाके तो नहीं कर सकता, बाहर जाके तो मुझे अपनी डिफेंड करना पड़ता है, आई एम श्योर। और कभी कभी वो इनडिफेंडेबल हो जाता है, और तब एम्बैरेसमेंट फेस करना पड़ता है। अगर मैं आपसे कहूँ लिस्ट आउट करिए 5 बिहेवियरल चीज़ें जो भारतीय लोग करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, आपके पास हो सकता है ज़्यादा हो या कम हो, मैं 5 पूछ रही हूँ, आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं। अगर वो बाहर कुछ वेंचर आउट करने जा रहे हैं और बिजनेस करने जा रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक ऑनेस्टी और कमिटमेंट होना चाहिए। जो वो कह रहे हैं और जो वो कमिट कर रहे हैं उनको वैसा डिलीवर भी करना चाहिए। सिर्फ बिजनेस पिकअप करने के लिए कमिटमेंट्स दे देना जो वो खुद ऑनर नहीं कर सकते, वो एक बहुत बैड इम्पैक्ट किसी भी कंट्री में लेके आता है। और जनरली अब यही हो गया है कि उनको ये ट्रस्ट नहीं होता कि जो ये इंडियन कंपनी बोल रही है वो एक्चुअली कर पाएगी या टाइम पे करेगी। इन रीजन्स के अंदर ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आपका कमिटमेंट शुड बी ऑनर्ड, योर क्वालिटी ऑफ डिलीवरी शुड बी ऑनर्ड। अगर आपको मालूम है कि 30 सितंबर को मैं डिलीवर कर सकता हूँ, तो बेटर ये है कि आप 30 अक्टूबर की डेट लीजिए, उसको 15 सितंबर मत कर दीजिए इम्प्रेस करने के लिए। तो वहाँ कोई कंप्लेन नहीं करता, वो सिर्फ विड्रॉ कर लेते हैं आपके साथ, even if it causes them losses. But the point is that experience becomes bad. And next time when an Indian company comes who is honest, who is committed, it becomes difficult for them to convince that person. तो ये एक प्रॉब्लम होती है। दूसरा बिहेवियरल एस्पेक्ट में देखता हूँ, लोग ये ध्यान नहीं देते हैं कि अपने अपीयरेंस पे जब वो किसी कंट्री पे जाते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप होटल से सुबह उठे, आपके बाल टेढ़े मेढ़े हैं और आप एक शॉर्ट्स पहन के बाज़ार में निकल गए, तो वो वहाँ के लोग तो आपको ऐसे नहीं मिलेंगे। तो वो इम्पॉर्टेंट है कि अपने अपीयरेंस पे और किस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं जिस वक्त आप बाहर निकलते हैं पब्लिक एरियाज़ में, उस पर थोड़ा सा ध्यान ज़रूर देना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तीसरा, आपका फिज़िकल बिहेवियर कैसा है, मतलब आप कितने लाउड हैं, आप कैसे बात कर रहे हैं, आप अपने आप को किस तरह से मूव कर रहे हैं, वो थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। यू आर गोइंग फॉर अ हॉलिडे, इट इज़ फाइन, यू हैव द राइट टू एंजॉय, बट द अदर पीपल हु आर लिविंग देयर, दे आर नॉट ऑन अ हॉलिडे, दैट इज़ देयर लाइफस्टाइल। तो आप ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे उनकी लाइफस्टाइल को डिसरप्ट करें या उनके लिए कंफर्ट जोन से उनको हटाएं, क्योंकि आपको उसमें मर्ज होना है, आपको उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है।
वो लोग जो वहाँ पर हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट में बैठा हो या कहीं भी है, वो उनका एक डेली रूटीन है। आप छुट्टी पे आए हैं, हो सकता है वो आपके बगल में बैठा हो, अपनी कोई बिजनेस डील कर रहा हो, और आप क्योंकि छुट्टी पे हैं तो आप बहुत लाउडली अपने आप को एड्रेस कर रहे हैं और चिल्ला रहे हैं और चीख रहे हैं, उससे आप डिस्टर्बेंस कॉज कर रहे हैं। दूसरी बार जब वो रेस्टोरेंट में झांकेगा, कोई इंडियन दिखा तो वो उसमें घुसेगा ही नहीं। You know, he'll know these are loud people and if I have to talk, I should go somewhere else. थोड़े दिन बाद ये होगा कि शायद वो रेस्टोरेंट ओनर ही आपको अवॉइड कर दे, क्योंकि उसके जो परमानेंट कस्टमर्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं हमारे आने से। ये सारी चीजें अब होने लग गई हैं। क्या कोई रेस्टोरेंट डिनाई कर रहा है इंडियंस? बहुत से। आप ये कह रहे हैं इंडियंस को रेस्टोरेंट्स एंट्री डिनाई कर रहे हैं? एंट्री नहीं, आई वुड से दे अवॉइड। वो आपको देख के दे हैव स्टार्टेड जजिंग। when they start judging you, it is not a good thing. तो वो आपके अपीयरेंस, आपके एटीट्यूड, आपके लुक, आपकी चीज़ों से आपको जज करने लगे हैं। अगर उनको लगता है कि ये ही इज़ नॉट फिट, मे बी यू आर अ मिलियनर, डजंट मैटर, बट हम उस सिचुएशन में पहुंचे ही क्यों है कि हमको लोग जज करने लगे, है ना? दैट इज़ द क्वेश्चन। मैं वहाँ रहता हूँ, देखता हूँ, मेरे तो 99% ऑफ माई फ्रेंड्स आर लोकल्स और फॉरेनर्स एंड आई टॉक टू देम। They are honest to me because we are old friends. तो वो मेरे से ऑनेस्टली सब बता देते हैं विदाउट फीलिंग एम्बेरस्ड कि मेरे को एम्बेरस कर रहे हैं। मुझे जब तक पता नहीं चलेगा तो मैं लोगों को बता भी कैसे सकता हूँ। हमारी और भी इंडियन कम्युनिटीज़ हर देश में होती हैं, जो पुरानी भी होती हैं, वो आपस में डिस्कस भी करती हैं कि भाई इसको कैसे रोका जाए। आई एम श्योर ये सारी जो इश्यूज़ आते हैं ये हमारी रिस्पेक्टिव काउंसिलेट्स को पता होता है, बिकॉज जनरली इस तरह की चीज़ें जब होती हैं तो उसके ड्रम्स तो काउंसिलेट ही फॉर्म बेयर करता है। बट मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट इसके लिए कोई स्टेप क्यों नहीं लेती। एक सिंपल सा स्टेप है कि जब मैं बोर्डिंग पास लेने जा रहा हूँ, चाहे कहीं भी ट्रैवल कर रहा हूँ, हमको एक डूज एंड डोंट्स का एक छोटा सा अगर लीफलेट मिल जाए जो एक इंग्लिश में और जो भी वहाँ की लोकल लैंग्वेज है उसमें लिखा हो। आई डोंट थिंक इट कॉस्ट अ लॉट टू सेव योर कंट्री। आई एम नॉट सेइंग कि सबको इसकी ज़रूरत है, बट बहुत लोगों को है। मतलब कुछ तो करना चाहिए। लोग आते हैं, एक गलत इम्प्रेशन दे के चले जाते हैं, उसके बाद जब दूसरा आता है जिसको सीरियसली कुछ करना भी है, वो इसके लिए एक डिफ़िकल्टी कॉज कर बैरियर बना देता है बिफोर द एंट्री फॉर नथिंग। और हमको एज ए कंट्री तो ग्रो करना है। वी हैव टू शो वी आर सक्सेसफुल, वी हैव टू शो वी आर इंटेलिजेंट पीपल, वी हैव टू शो कि हम दुनिया के किसी कोने में भी जाके बिजनेस खुद भी कर सकते हैं और जो लोग कर भी रहे हैं। बट वो इस तरह की चीज़ें होती रही तो सबके लिए डिफ़िकल्ट होता चला जाएगा। कॉफ़ी लीजिए। थैंक यू। मनीष साहब, मैं देख रही हूँ बहुत दिनों से भारतीयों का बिहेवियर, जैसे ही वो उड़ान भरते हैं, खुद हवाई जहाज़ के अंदर से ही शुरू करें अगर बात, वो बहुत लाउड है। वो धार्मिक गाने गाते हैं, भजन करने लगे हैं, प्रसाद बांटने लगे हैं, और कई इंस्टेंसेस ऐसे हुए कि जो साथी यात्री है को ट्रैवलर, उसके ऊपर पेशाब कर दिया है, उससे बदतमीज़ी की है, किसी को चांटा मार दिया है। ये एयरप्लेन के अंदर है और कई एंगल से कई कैमरे उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक तो ये हो गया। एक न्यूयॉर्क से हवाई जहाज़ उड़ा, उसके 12 बाथरूम्स जो वॉशरूम्स थे उसमें से 8 को ब्लॉक कर दिया था। 1 घंटे की ही फ़्लाइट में उसको वापस जाना पड़ा और पूरा रीसेट करना पड़ा सिस्टम। ये हुआ। और जब आपने जो बात कही बहुत अहम, कि जो लोग पहले से उस मुल्क में हिंदुस्तानी बसे हुए हैं कई जनरेशन से, कई सालों से, वो लोग भी एम्बेरस्ड हो रहे हैं। वो लोग सोच रहे हैं कि ये कौन सी नई पीढ़ी आई है जो इस तरह बिहेव कर रही है। यूके, फ्रांस या कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़माने से हमारे लोग रह रहे हैं और बहुत शांति से रह रहे हैं, बड़ी इज्जत कमाई, कामयाब लोग हैं भारत के। तो ये नए लोग कौन है, क्या हो गया है, कैसे, आपको क्या लगता है? व्हाट इज़ योर फीलिंग अबाउट इट? मैं यहाँ आता रहता हूँ खुद भी, मतलब क्योंकि बीइंग ए इंडियन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने कंट्री और उसके बिजनेस को जिस कंट्री में भी जाऊं कोशिश तो करूं कि प्रमोट करूं। ऑल्दो मेरे मोस्टली पार्टनर्स यूरोपियंस हैं, बट मैं फिर भी इंडियन कंपनीज़ के साथ जो यहाँ की इस्टेब्लिश कंपनीज़ हैं उनको मैं बाहर ले जाता हूँ एंड आई हेल्प देम टू डू थिंग्स। मेरी जो मैं खुद यहाँ इंडिया में नोटिस कर रहा हूँ, एग्रेशन बहुत बढ़ गया है।
सोसाइटी के अंदर। लोगों से जब मैं बात करता हूँ तो सबके पास अपनी अपनी थियोरीज और एक एक्सप्लेनेशन होता है, बट मुझे ये लगता है कि ये एग्रेशन अब बाहर जाने लग गया है। लोग ये रियलाइज ही नहीं कर रहे हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं। मुझे लगता है ये सारे बिहेवियर पैटर्न्स जो हैं, ये इसका जो बॉटम लाइन है वो एग्रेशन है। मैं एक बार जहाज़ में जा रहा था, फॉरेन एयरलाइन थी, कजाकिस्तान नहीं जा रहा था, कहीं और जा रहा था, और मेरे साथ एक अच्छी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, उनका बॉस मेरे साथ बैठा हुआ था, मैं पीछे मेरे कुछ फ्रेंड्स बैठे हुए थे, मैं मिलने चला गया। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि उन्होंने एग्जिट के पास चादर बिछा के दे स्टार्टेड गैम्बलिंग, दे वर प्लेइंग कार्ड्स। हाँ, और उसके अंदर मतलब एयरप्लेन में जमीन पर बैठ के कार्ड्स खेल रहे हैं। जो एग्जिट बीच में जगह होती है तो वहाँ थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा होता है, वो वहाँ उन्होंने चादर बिछा ली। और मैं जब वहाँ गया, मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने कभी हिंदुस्तान में एयर ट्रैवल करते वक्त ये किया है? और इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं और हर आदमी आपको देख रहा है, वो एयर होस्टेस आपको बोल चुकी है 2 बार। इट इज़ सो डिस्कम्फर्टिंग। आर यू नॉट रियलाइजिंग कि आप किस तरह का इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं लोगों पे? वो बोलते हैं हम छुट्टी पे जा रहे हैं, वी आर एंटाइटल्ड फॉर फन। तो छुट्टी पे तो लोग इंडिया में भी जाते हैं एंटाइटल्ड फॉर फन, ये थोड़ी करने लग जाते हैं हवाई जहाज में बैठ के। तो मुझे नहीं मालूम, उनको ऐसा लगता है कि इंडिया से निकलने के बाद वो कुछ भी कर सकते हैं। और उसके 2 रीजंस मुझे नज़र आते हैं, एक एग्रेशन एंड सेकंड न्यू मनी। मुझे ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह एजुकेटेड ही नहीं है अपने आप को संभालने के लिए। वो ये सारी चीज़ें खुद ही नहीं रियलाइज़ कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं। उनको लगता है दिस इज़ व्हाट फ्रीडम एंड फन मीन्स। सो आई थिंक दे नीड टू लर्न व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फन एंड फ्रीडम। ये भी होगा शायद कि अमीर होने का मतलब थोड़ा बदतमीज होना होता है, या दूसरों की परवाह ना करना होता है। Disrespect. Respect is the most important thing. It starts from your own home, between a husband and a wife, between a child and a mother. It goes everywhere. तो हम अगर सोसाइटी में अपने से नीचे वाले लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हम बाहर जाके भी वैसी ही हरकतें करेंगे। तो आई थिंक इट ऑल बिगिंस एट होम। आई थिंक द फर्स्ट थिंग वी नीड टू लर्न इज टू रिस्पेक्ट ईच अदर। दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल, एंड रिस्पेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम योर हाउस। आई थिंक मैं क्या कमेंट करूं, मुझे ऐसे ही लगता है कि एग्रेशन और डिसरिस्पेक्ट, दीज आर द 2 क्रिटिकल थिंग्स विच आई फील इज समथिंग विच इज क्रिएटिंग दिस बिहेवियर। उसके ऊपर से उनके पास पैसे आ गए, शायद वो पहली बार ही जा रहे हो, तो उनको लगता है कि हमने शायद ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर लिया है, और उनको ये रियलाइज़ नहीं होता कि वो डीटीसी बस में बैठे हैं या किसी फॉरेन एयरलाइन के एयरक्राफ्ट में बैठे हैं। और डीटीसी बस में भी नहीं करना चाहिए। लेकिन आपने जो बात पैसे वाली कही, शायद पैसे की वजह से एक ख़ास तरह की का कॉन्फिडेंस आया है। दुनिया में कुछ भी कंट्रीब्यूट किए बगैर का कॉन्फिडेंस है ये। हमने कहीं कुछ किसी के साथ अच्छा या कोई नया इन्वेंशन या ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन हम गर्व और आत्मविश्वास से भर गए हैं बेवजह। जो खाली आत्मविश्वास है बिना आधार का, शायद इसका भी एक रीज़न है। आप ये बात मैं इसलिए कह पा रही हूँ कि पिछले एक पॉडकास्ट में एक एक्सपर्ट हैं जो सोसाइटी के बिहेवियर पे कमेंट करते हैं, उन्होंने ये बात कही कि हम गर्व तो कर रहे हैं लेकिन बेवजह कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हमने कुछ अचीव नहीं किया, फिर भी हमें गर्व हो गया है। ठीक है, तो आप कितने वक्त से अलमाती में हैं? नहीं, मैं तो काफ़ी जगह रहा हूँ। फर्स्ट टाइम 2005 में गया था। 2005 में तो आप, जाहिर है आप 2005 में गए, वो दूसरा दौर था। भारत में ये जो डिजिटल क्रांति है, सोशल मीडिया है, वो इस तरह से नहीं आया था। अभी आपको इसकी वजह से कोई अच्छा बदलाव नज़र आता है कि कुछ संभावनाएं हों आदान प्रदान की, बिजनेस की, कैसे बिजनेस आगे बढ़े, ट्रेडिंग आगे बढ़े, भारत से कुछ वहाँ जाए, वहाँ से कुछ यहाँ आए, क्या है? अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत हैं अभी इंडिया से। जैसे इफ़ यू लुक एट फार्मा एक्सपोर्ट्स इनटू होल ऑफ CIS, नॉट जस्ट कजाकिस्तान, सारे एक्स सोवियत कंट्रीज़ के अंदर बहुत अच्छा है। इंडिया की ऑलमोस्ट हर लार्ज कॉरपोरेशन वहाँ है। आई थिंक कैडिला ने 4-5 years बैक इन्वेस्टमेंट्स भी किए थे रशिया में टू सेट अप अ पार्ट ऑफ अ प्लांट इन रशिया। सो दैट इज़ वन सेगमेंट जो एक अच्छा कर रहा है। उसमें क्योंकि जनरली लार्ज कॉरपोरेशंस इन्वॉल्व हैं तो वो एक क्लीन बिजनेस रहता है।
उसमें भी बहुत इश्यूज आए हैं, लोगों ने फेक कंपनीज बनाई, ये किया वो किया। अरे हाँ फार्मा में फेक हाँ कंपनी? हाँ, मतलब बहुत चीज़ें हुई। मेरे ख्याल से 60-70 कंपनीज बैन भी की गई, तो वो सब हुआ। बट एनीवे, आई एम लुकिंग एट द गुड साइड ऑफ इट कि इंडिया की। एक मिनट, 60-70 कंपनियां फार्मा में बैन की गई हाँ कजाकिस्तान में? हाँ, जो अरे नॉन बाप रे, एग्जिस्टेंट थी इंडिया में। अरे बाप रे बाप। हाँ, तो ये मतलब दिस इज ओवर द टाइम। तो वो आई कांट कंट्रोल, बट मैं उसका अच्छा साइड देखता हूँ कि इंडिया की जितनी भी अच्छी बड़ी फार्मा कंपनीज हैं, दे आर ऑल वर्किंग, वेदर इट इज होल ऑफ CIS, दे आर डूइंग वेरी वेल, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो दैट इज़ अ सेगमेंट, मुझे लगता है एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है फॉर इंडिया इन दैट रीजन। दूसरा, टी एक्सपोर्ट इज़ डूइंग वेरी वेल। वहाँ टी का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ से चाय काफ़ी जाती है। अब थोड़ी कम हो गई है, कंपटीशन ज़्यादा हो गया है कहाँ से आया कंपटीशन? हर जगह, श्रीलंका, कीनिया, सो लॉट ऑफ कंपटीशन इज देयर, प्राइस वॉर्स हैव स्टार्टेड हैपनिंग। सो अब वो इतना इजी केक नहीं रहा। काफ़ी इंडियंस ने वहाँ प्लांट्स भी डाले हैं फॉर पैकिंग यूनिट्स, थिंग्स लाइक दैट, CIS में। तो दैट इज़ ऑल्सो अनदर गुड सेक्टर जो इंडिया, ठीक है, दे आर स्टिल कम्पीटिंग with people. Technology wise, we have been able to achieve nothing in that region, zero. I wouldn't say, मतलब नेचुरल प्रोड्यूस हमारा जा पा रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कुछ नहीं है। हम compete नहीं कर पाते, क्यों? क्वालिटी एंड प्राइस। हम प्राइस में भी नहीं कॉम्पीट कर पाते। यहाँ तो बड़ा चीप लेबर का बड़ा शोर है। वो when you are looking at the European and American markets, yes, compared to them, yes. But if you're looking at Russia or Belarus or these regions, वो बहुत एडवांस्ड हैं टेक्नोलॉजीज में। उनको हम बीट करके, मतलब हम कुछ ऐसा प्रोड्यूस कर दें जो वो नहीं कर सकते हैं, तभी तो हम उन्हें बेच पाएंगे ना। तो या हम उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें काम कर दें जो जिसमें उनके पैसे बच रहे हों हमारे साथ काम करने में। तो अगर या तो हम इम्प्रूव्ड क्वालिटी दे रहे हों या हम सस्ता दे रहे हों, इन दोनों में से एक चीज़ तो होनी चाहिए। तो उन दोनों चीज़ों में हम मैच नहीं कर पाते हैं, तो आपको वहाँ कोई नहीं दिखेगा, ऑल्दो दे आर वेरी रिच एंड वेरी गुड मार्केट्स। और वो वेस्टर्न कंट्रीज में सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाते हैं बिकॉज लैंग्वेज बैरियर है। अगर उनको अंग्रेजी आती, आई थिंक थिंग्स वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट। जी, अभी भी वहाँ बहुत कम लोग अंग्रेज़ी बोलते हैं। मैं कुछ पोस्ट रशियन सोवियत कंट्रीज़ गई हूँ, तो ये बहुत बड़ा बैरियर है। तो ये हम लोगों के पास बहुत बड़ा पोस्ट कॉलोनियल एडवांटेज है ये कि हम लोगों का, हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग अंग्रेज़ी बोल रहे हैं, और एटलीस्ट मैनेजरियल लेवल पर लोग मिल जाते हैं, दोज हु कैन कंडक्ट बिजनेस बिटवीन द टू कंट्रीज़। तो यहाँ से जब लोग जाते हैं तो उन्हें वहाँ की ज़बान सीखनी होती है, या अंग्रेज़ी इतनी थोड़ी मोड़ी सीख लीजिए, मतलब लेफ्ट राइट, रुक जाइए, चले जाइए, थैंक यू, ये सब चीज़ें तो बेसिक मतलब हम फंक्शनल। कहीं भी जाते हैं तो इतना तो बेसिक सीख ही लेते हैं। बाकी अब प्रोफेशनल ट्रांसलेटर्स हमारे मोबाइल पे हैं, वॉइस ओवर्स भी हैं, कैमरा से भी हो जाता है, तो आप कुछ भी पढ़ भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। तो इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी है पहले के मुकाबले है नहीं। हमें ये लगता है कि ये हमारे लिए एडवांटेज है कि हम इंग्लिश बोल सकते हैं, उन्हें नहीं लगता। हाँ, उनके लिए तो कुछ नहीं है, ये हिंदी और अंग्रेज़ी बराबर उनके लिए। मतलब वो तो हमसे ये पूछते हैं कि भाई व्हाई आर यू सो हैप्पी दैट यू नो इंग्लिश, व्हाई आर यू नॉट सच एक्सपर्टीज, आपको अपनी लैंग्वेज में क्यों नहीं है। तो उनका सोचना ये है कि आपकी जो अपनी ज़बान है उस पर आपका कंट्रोल 100% होना चाहिए, और एक सेकेंडरी ज़बान जो कि अंग्रेज़ी हो या जो भी है, हमारे यहाँ अंग्रेज़ थे तो हमारे यहाँ अंग्रेज़ी है, और अगर हम अफ्रीकन कंट्रीज़ में जाएंगे तो वहाँ कहीं फ्रेंच है, कहीं डच है, कहीं कुछ है, तो वो सेकेंडरी लैंग्वेज रहनी चाहिए। तो वो अब मेरे ख्याल से अभी ये हर जगह ही हो गया है, हर कंट्री अपने खुद की ज़बान पे फाइट करना चाहती है। दूसरी ज़बान अगर आप जानते हैं सेकेंडरी, अच्छी बात है, उससे अगर आप यू कैन वर्क योर वे बेटर आउटसाइड, या आप काम के अंदर आपको एडवांटेज मिलता है, ट्रैवलिंग में एडवांटेज मिलता है, बिजनेस में एडवांटेज मिलता है, तो अच्छी बात है। अब मैं जब ये सब देखता हूँ
तो मैंने अपनी ज़बान पढ़नी शुरू कर दी, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि मैं ठीक से लिख ही नहीं पाता हूँ हिंदी, बोल लेता हूँ पर लिखने में तकलीफ होती है, गलतियाँ करता हूँ। तो पढ़ने लगा हूँ कि खुद अपनी ज़बान लिखूँ। जब ये सारे इतना प्राइड है इनको अपनी ज़बान पे, तो मुझे भी होना चाहिए ना, अपनी लिखना तो आना चाहिए ठीक से, सिर्फ बोलने से थोड़ी होता है। बोलता भी हूँ तो आधे टाइम अंग्रेज़ी के शब्द निकलते हैं, तो वो आदत यहाँ पड़ गई है। अब ठीक है। कहते हैं कि जो अब की जो सदी है, आगे का जो वक्त है वो एशिया का है, और एशिया के जो जायंट्स हैं वो चाइना, रशिया और ये पोस्ट सोवियत कंट्रीज़, ये सब कुछ यहाँ इन सब जगहों पर हमारी जो अंग्रेज़ी में जो हमारी महारत है वो काम नहीं आएगी। नहीं आएगी। हमें जापानीज़, चाइनीज़, रशियन और ये वाली ज़बानें, बाकी की जो ज़बानें हैं वो Correct. सीखनी पड़ेंगी। तो वो जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज था जिसकी वजह से हमारे लोग वेस्ट में जाकर के बसे और कामयाब हुए, वो जाने वाला है। अगर आपको एशिया में काम करना है तो एशियन ज़बानें सीखनी है, Absolutely. है ना? अभी तो आपको चाइनीज़ और रशियन सीखनी चाहिए, यस। बिकॉज दैट्स द फ्यूचर। मैं तो क्योंकि टेक्नोलॉजी में रहा हूँ और बहुत क्लोजली मॉनिटर करता हूँ, अभी भी जो मेरा बिजनेस है उसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्वमेंट काफ़ी है। सो वी सी हाउ कंट्रीज आर ग्रोइंग, वेयर इज़ द फ्यूचर। आई थिंक इट इज़ नेसेसरी। टुडे अगर मुझे अपने बच्चे को ज़बान सिखानी है तो मैं उसको पहले चाइनीज़ सिखाऊंगा, बिकॉज मुझे पता है फ्यूचर वही है, चाहे कुछ भी हो। आई मीन रियलिटी तो यही है। You look at their advancement in technology, it is phenomenal the way they are doing. टूरिज्म सेक्टर में तो मोस्टली लोग बाइलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल होते हैं और या प्रीफर किए जाते हैं। बिल्कुल। तो अगर एज ए टूरिस्ट हम जाते हैं तो इतना कंफर्ट है कि हम बात कर सकें, कम्युनिकेट कर हाँ, सकें। आपके पास यूजुअली मतलब आप ज़्यादातर जो पैकेजेस में जाते हैं उनके पास कोई ना कोई गाइड होता है, तो काम चल जाता है। अब जैसे मैं बिजनेस करता हूँ, मुझे 15 साल हो गए 20 साल होने वाले हैं ऑलमोस्ट। नॉट जस्ट देयर बट आई हैव स्टेड इन डिफरेंट प्लेसेस। बट मुझे अभी तक रशियन ठीक से नहीं आती। उसका रीज़न ये नहीं है कि मैं सीखना नहीं चाहता, उसका रीज़न ये है कि मेरे बिजनेस में मुझे 95% लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं हुई कि मैं रशियन सीखूं। इट वॉज नेवर नीडेड। और बाकी जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो हमारी सेक्रेटरी मैनेज कर लेती है। कहीं लिख के कुछ देना है या ट्रांसलेट करना है, या मुझे लगता है कि मैं कहीं ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ शायद कुछ लोग हों जिनको इंग्लिश ना आती हो, तो वो मेरे लिए ट्रांसलेट भी कर देती है इन जगहों पे। बट अदरवाइज इतनी कोई इशू नहीं है। आई डोंट थिंक पीपल नो, यंगर जनरेशन एवरीबडी इज रीडिंग इंग्लिश। जितने भी स्कूल्स हैं इंग्लिश एक सब्जेक्ट है। ओके। हाँ, तो पहले नहीं था, अब है। मेरी दिलचस्पी इसलिए भी है आपसे ये सब जानने में क्योंकि भारत के युवाओं के लिए वेस्ट अब बहुत टफ जगह हो गई है। कनाडा, अमेरिका, जहाँ सबसे ज़्यादा जा रहे थे, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि बड़ा रुझान भारत विरोधी है। अभी बहुत रिसेंटली एक भारतीय युवा को वो कुछ कर रहे थे तलवार लेकर के और उनको गोली से मार दिया। पुलिस ने मार दिया वहीं पर। कई बार हम लोग नहीं जानते हैं कि जहाँ हम जिसको कल्चर समझ रहे हैं वहाँ इसको ऑफेंस की तरह लिया जाता है। तो इसलिए बात कर रही हूँ कि ये जो स्लीपिंग जायंट्स ऑफ एशिया हैं वहाँ पर संभावनाएं, इसका मतलब हो सकती है हमारे युवा जो अच्छे डिजिटल में और बाकी सब चीज़ों में बहुत अच्छा पढ़ाई करके तैयार हैं जॉब करने के लिए, वो एक लैंग्वेज और सीख लें तो दे आर रेडी फॉर दीज कंट्रीज, राइट? इज दिस सो? युवा हर जगह सेम चीज़ कर रहे हैं। सो मेरे को ऐसा लगता है कि हम कोई वर्कर्स की फैक्ट्री नहीं बना रहे। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के हमें खुद का सेल्फ प्राइड होना चाहिए। बहुत से लोग, बहुत से नौजवान भारत के जो अमेरिका में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, बड़ी महंगी पढ़ाई कर रहे हैं, कनाडा में पढ़ाई कर रहे हैं, यूके में पढ़ाई कर रहे हैं, वो सब अब वहाँ एब्जॉर्ब नहीं होंगे, ये तय हो गया है। करेक्ट। अब वो कहाँ जाएंगे? वो भारत के भी लायक नहीं रहे और भारत में भी कुछ नहीं है। पॉइंट ये है कि वो वहाँ पढ़ाई करने गए थे या अपॉर्चुनिटी देखने गए थे। अगर वो अपनी पढ़ाई को एज ए इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मेरे बहुत अच्छे एक दोस्त हैं, यूएस गवर्नमेंट में भी थे, बहुत हाई पोजीशन पे थे और बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं, बहुत सालों से हैं, बहुत बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस को हेड कर चुके हैं।
वो यहीं आए हुए थे दिल्ली, और यहीं जामा मस्जिद में लाया था उनको खाना खिलाना। तो मैंने उनसे एक बार ये पूछा कि भाई आप इंडियंस के बारे में क्या सोचते हैं? तो उनका मैं आपको रिप्लाई बताता हूँ, कोट में नहीं कर सकता, मगर उन्होंने मुझे बोला था, यू आर दी ओनली रेस इन द वर्ल्ड हु स्पेंड्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन टू वर्क फॉर अस, बट reality is Such this. reality, stark reality. I am just saying he was honest. Others were not. तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने ऑनेस्टली एक माइंडसेट को बता दिया। तो मेरे को उसको सुनने के बाद रियलिटी चेक होता है ना, जैसे आपने मुझे अभी क्वेश्चन पूछा, मैंने आपको आंसर इसलिए नहीं दिया कि हम कोई फैक्ट्री थोड़ी तैयार कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ा पढ़ा के दूसरों के लिए सप्लाई कर रहे हैं कि वो जाके उनके लिए काम करें और पैसे कमा के दें। हमें अपने लिए, हमारे जो यहाँ एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो कॉर्पोरेशंस हैं और गवर्नमेंट है, उनको हमारे बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ अपने देश में क्रिएट करनी चाहिए, जहाँ वो वैल्यू अपने देश के लिए ऐड कर सकें। अगर वो अमेरिका जाके पढ़ भी रहे हैं तो व्हाट इज़ द वैल्यू जो वो अपनी कंट्री के अंदर ऐड कर रहे हैं। मैं आज बाहर रहता हूँ, मैं 50 चीज़ें सोचता रहता हूँ, चाहे मैं कुछ भी क्रिटिसाइज़ करता रहूँ अपनी कंट्री को अपने देश के अंदर, मगर मैं अपनी कंट्री के बाहर तो अपने आप को डिफेंड ही करूँगा ना, ये अच्छी बात करूँगा। और मैं हमेशा ये कोशिश करता रहता हूँ कि मैं कौन सी ऐसी चीज़ करूँ जिससे मेरे देश का नाम अच्छा हो, मैं अपने कंट्री का एक्सपोजर उस कंट्रीज़ में बढ़ा सकूँ, मैं अपनी कंट्री के लिए वैल्यू ऐड उस कंट्री में कर सकूं, नॉट द अदर वे अराउंड। तो ये मेरा हमेशा एफर्ट रहता है। उसमें बहुत बार मुझे परेशानियां भी हुई, बट बाहर का जो आदमी है उसको लिए 2 बार परेशानी होगी, वो गिव अप मार जाएगा। मैं तो बाहर का नहीं हूँ, मैं तो इंडियन हूँ ना, तो मुझे तो वो परेशानी सॉल्व करनी है। तो मैं तो उस परेशानी को सॉल्व करने की कोशिश करता रहता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, जिनके साथ काम करता हूँ उनको समझाता हूँ, सिखाता हूँ, और धीरे धीरे उस लेवल पे ले आता हूँ जहाँ वो उस पे फंक्शन करने लग जाते हैं। तो ये हमारे एज ए इंडियन, ये हमारी ड्यूटीज़ हैं। बहुत इजी है यहाँ से जाना, अमेरिका में हार्वर्ड में पढ़ना, उसके बाद वहाँ एक बड़े कॉरपोरेशन में जाके नौकरी कर लेना। मेरे लिए वो अचीवमेंट नहीं है। मनीष साहब, मैं 2 बातें यहाँ पे कहूँगी। एक तो ये कि ये जो नया भारतीय है, जो जिसके पास पैसा तो है लेकिन तहजीब तमीज़ नहीं है, इसने आप जैसे लोग जो पहले से काम कर रहे थे, आपके इम्पैक्ट, क्योंकि यू विल ऑल बी क्लब्ड एज एन इंडियन ओनली, तो आप जैसे भारतीयों के लिए क्या टफ टाइम पैदा कर दिया है? क्या आपको भी शक की नज़र से देखा जाने लगा है? एक तो मैं इस पर आप मुझे आराम से जवाब दीजिएगा। दूसरा ये है कि भारत के बहुत से माँ बाप, मेरी उम्र के माँ बाप जिनके बच्चे अभी नौजवान हैं, वो ये तय कर रहे हैं कि उनको ये देश, इस देश में उनको धार्मिक राष्ट्र चाहिए, ठीक है, हिंदू राष्ट्र चाहिए, यहाँ पर उनको अपना कल्चर चाहिए, लेकिन अपने बच्चों को वो विदेश भेज दे रहे हैं, और ये मान के भेज रहे हैं कि वो वापस ना लौटें। जो यहाँ की सड़ांध है, जो यहाँ की कमियां हैं, जो यहाँ की बदहाली है, आप जिस मौसम में अभी आए हुए हैं, आपने सड़कों का हाल देखा होगा, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर का यूजलेसनेस देखी होगी कि कुछ काम नहीं आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ की हवा ख़राब, पानी ख़राब, पूरी व्यवस्था ख़राब, और सड़क चलते हुए आपको मर जाने का डर है। कहाँ से रोड्स इतनी ख़राब हैं कि कहाँ गाड़ी अंदर चली जाएगी, बाइक अंदर चली जाएगी, ये सब है। तो ऐसे माहौल से माँ बाप अपने बच्चों को भेज रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो डिलीवर करने वाली गवर्नमेंट्स को चूज़ नहीं कर रहे हैं, वो कांवड़ करवाने वाली गवर्नमेंट्स को चूज़ कर रहे हैं, वो धार्मिक अनुष्ठान करवाने वाली, शोभा यात्रा करवाने वाली गवर्नमेंट्स को चूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर उनको वो सिविक सेंस, सिविक फैसिलिटीज़ नहीं चाहिए। अपने बच्चों को बाहर भेज दिया, उनकी तो कट गई, ये वाला एटीट्यूड है। तो ये 2 चीज़ें मैं आपसे बात कर रही हूँ कि वहाँ बैठे हुए अच्छे भले कंट्रीब्यूट करने वाले भारतीयों को इस नए भारतीयों ने कैसे परेशान किया, और दूसरा जो यहाँ से भेजे जा रहे हैं, इन माँ बाप का क्या माइंडसेट है कि इस देश को तो तुम बर्बाद करो और वहाँ अपने बच्चों को भेज दो। तो ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं, इसलिए मैंने आपसे, अब आप आराम से मुझे जवाब दीजिए। जो लोग वहाँ पहले से रह रहे हैं, हर आदमी जब एज एन एंटरप्रेन्योर जब आप कहीं जाते हैं और आप काम करते हैं, मतलब जब मैं पहली बार गया था तो आई वॉज कंसल्टिंग फॉर एयरटेल ऑन इंटरनेशनल बिजनेस।
देन आई वाज कंसल्टिंग फॉर NIT ऑन इंटरनेशनल बिजनेस. मैंने बहुत वेंचर्स अच्छे करवाए उनके, जॉइंट वेंचर्स विद गवर्नमेंट्स, लार्ज डील्स, सो ऑल दिस आई डिड. उसके बाद मैं एक वहाँ की बहुत बड़ी कॉरपोरेशन के अंदर प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल में वाइस प्रेसिडेंट था फॉर अबाउट 6 years. उसके बाद मैं काफ़ी बड़े लार्ज कॉरपोरेशंस के लिए एक्विजिशंस, मर्जर्स, इसमें कंसल्ट करता रहा. इंडियंस मेनली, बाहर की भी थी बट यूजुअली इंडियंस. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ एक्सपोज करी उनके लिए, ये भी मैंने किया. 2023 में मैं इंडिया, जब ये वॉर हुई थी उसके बाद मैंने कंपनी अपनी 2018 में सेटअप करी थी अमेरिका में एज ए एडटेक कंपनी. वो एडटेक कंपनी, वी वन ग्लोबल एडटेक स्टार्टअप अवार्ड, वी वन इन दैट कंपनी. I won the best mobile app of America in 2020 summers. We won the Global EdTech Startup Award. We won the Global EdTech Award. We were among the top 3 companies in the world consecutively for 2 years. I won the Reimagine Award, which is done by Harvard and Wharton Business School. How wonderful. Yes, we were even covered by, my personal interview was covered by Forbes. As one of the emerging companies. I was in the Hole 100 as one of the emerging companies. My partners were CNN, BBC, Rosen Publishing, जो यहाँ इंडिया में जिनकी रीडर्स डाइजेस्ट भी आती है. तो I was the only startup in the world जिसके अंदर इस तरह के कॉरपोरेशंस पार्टनरशिप्स में आ गए थे, और बहुत कुछ करना चाह रहा था. दुनिया भर ने उस प्लेटफॉर्म को रिकग्नाइज कर लिया था. मैं 2018 में AI के अंदर चला गया था और मशीन लर्निंग कर रहा था बच्चों के लिए. और 23 में जब ये 22 में वॉर हुई, तो बिकॉज मेरे सारे सर्वर्स रशिया में थे और सारा बिजनेस जो मैं करना चाह रहा था वो CIS के अंदर ही करना चाह रहा था, डेवलपमेंट वहाँ कर रहा था, तो उसमें मेरा काफ़ी इफेक्ट हो गया. 1 साल तक मैं रुका रहा कि भाई चीज़ें ठीक हो जाएंगी. किसी ने ये थोड़ी इमेजिन किया था कि ये 3 साल तक वॉर चलती रहेगी या 4 साल तक चलती रहेगी. तो वहाँ भी सब यही समझते थे. आप यूक्रेन रशिया वॉर की बात कर रहे हैं. तो सबने यही सोचा कि भाई महीने भर में ख़त्म हो जाएगी, चलो 2 महीने में हो जाएगी. वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी. और क्योंकि मेरा स्टार्टअप था तो ऑब्वियसली व्हेन यू स्टार्ट अ कंपनी योर मनी इज़ लिमिटेड, वो सब एलोकेटेड होता है, तो वो बर्नआउट होता चला जा रहा था उस वेटिंग पीरियड के अंदर. पहले कोविड से प्रॉब्लम हुई थी, ऑलरेडी सबने फेस किया था, फिर ये हो गया. तो 23 के अंदर मैं इंडिया वापस शिफ्ट होगा. मैंने सोचा कि ये मेरा देश है और मैं जो भी बना या जो भी किया वो मैं यहीं पढ़ लिख के किया. तो मे बी ऊपर वाला मुझे बोल रहा है दैट इट इज़ टाइम फॉर मी टू गो एंड पे बैक टू माई कंट्री. तो मैं इंडिया वापस आया. मेरे बहुत अच्छे नेटवर्क, मेरा बहुत अच्छा है, तो मुझे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ 2-3 दी गई जो मैं इंडिया में कर सकता था. उसके अलावा मैंने सोचा कि मैंने एक वर्ल्ड क्लास प्लेटफॉर्म बनाया है, तो क्यों ना मैं इंडिया में जाके ये स्टेट गवर्नमेंट्स को फ्री में दे दूं. यू अंडरस्टैंड? यस. तो मैं तो उस पर इन्वेस्ट कर चुका और मैं वो बना चुका. सिर्फ कंटेंट ही तो बनना है जो हमारे अपने एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से मॉड्यूलेट करना था. वो भी कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस तो थी नहीं. वो भी हम कर करके इतनी एक्सपीड कर चुके थे कि हम एक स्टेट का कंटेंट 6 महीने में कंप्लीट कर सकते थे. सो वी न्यू ऑल द टेक्निक्स ऑफ हाउ टू डू, एंड आई डिसाइडेड कि मैं इस प्लेटफॉर्म को स्टेट गवर्नमेंट्स को उनके NIC सर्वर के अंदर सोर्स कोड के साथ दे दूंगा. कंप्लीट गिव अप है. हाँ, कि भाई दिस इज माई पे बैक टू माई कंट्री. और मैं ये जानता हूँ कि 9 महीने के अंदर मैं किसी भी स्टेट को कंप्लीटली डिजिटाइज कर सकता हूँ. इट्स नॉट अ बिग डील with a platform which is globally recognized by the best academicians in the world. Wow. तो मैं उनको कुछ ऐसा नहीं दे रहा था जो एक कमरे में तैयार हुआ था. It was a platform which was globally taken as one of the finest platforms ever created. उसका पूरा थीम, सिस्टम्स, एवरीथिंग. तो मैंने यहाँ की कोशिश की. अनफॉर्चुनेटली कुछ उसका रिस्पांस नहीं मिला. मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था. जहाँ हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी रेट इतना ज़्यादा है, लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, वहाँ इस चीज़ को क्यों नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा है. मैं आज भी चाहता हूँ कि आपको कुछ पैसे नहीं चाहिए थे ना. मैंने सिर्फ ये बोला था कि मेंटेनेंस मैं करूँगा,
क्योंकि मुझे मालूम है कि यहाँ गवर्नमेंट उसको मेंटेन नहीं कर पाएगी। टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के अंदर कंटिन्यूअस मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन की ज़रूरत होती है, और जो आपके कंटेंट हैं उस कंटेंट का रिवीजन कंटिन्यूअसली इम्प्रोवाइजेशन और रिवीजन करना पड़ता है। और मैंने ये सोचा था कि अपने प्लेटफॉर्म में इसके अलावा जिस स्टेट में भी हम करेंगे वहाँ 100-150 बेस्ट टीचर्स को खुद अपॉइंट करेंगे। ऑब्वियसली द गवर्नमेंट विल पे फॉर इट, और हम एक ऑनलाइन क्लास भी कर देंगे, नॉट फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, जस्ट इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस। ये 3 क्रिटिकल होते हैं जो ज़रूरत होती है। तो इर्रिस्पेक्टिव कि वो बच्चा जाके अपने गवर्नमेंट स्कूल में क्या पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, या क्या कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, हम स्टेट के करिकुलम को फॉलो करेंगे। और वो बच्चा चाहे वो अपने पिताजी के मोबाइल पे शाम को देख ले या अपनी माँ के मोबाइल पे देख ले या जैसे भी देख ले, तो वो कम से कम कंटिन्यूसली पढ़ता चला जा रहा है। उसकी डिपेंडेंसी उस स्कूल और स्कूल टीचर पे 100% अब नहीं है। तो ये मेरा पहला ऑब्जेक्टिव था। फिर एक बार हम यहाँ आते, उसको शुरू करते, फिर आगे देखते कैसा होता है, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, फिर उस हिसाब से क्या चेंजेस करने हैं, क्या कस्टमाइजेशन करनी है। वो तो एक 2nd, 3rd, 4th स्टेप था। तो मैंने यही प्रपोज किया था कि मेरे को प्लेटफॉर्म के पैसे नहीं चाहिए, वो मैं दे दूंगा। इसके मेंटेनेंस या जो भी इसकी कॉस्ट आ रही हैं वो आप बेयर कर लो, वो बहुत ही मिनिमल होती है, वो कुछ भी नहीं होता। फॉर अ गवर्नमेंट इट इज़ ऑलमोस्ट नथिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैंने कोशिश की, नहीं कर पाया। मेरी वाइफ यहाँ की नहीं है, तो वो भी मेरे वाइट कॉकेशियन, यस, सो शी इज़ नॉट फ्रॉम हियर। बहुत सारी चीज़ें मुझे रिवील हुई जो मैं कभी सोचता नहीं था जब मैं उनको यहाँ लेके आया। एज ए इंडियन हम तो वी ग्रो अप विद आवर मदर्स, आवर सिस्टर्स, देयर इज़ अ वे ऑफ लिविंग, तो हमारे लिए वो एक नॉर्मल है। बट जब मैं उनके साथ यहाँ आया, वो पहले भी 4-5 बार इंडिया आ चुकी थी। वो योगा करते हुए उनको 15 साल हो गए, बिफोर इवन शी मैरिड मी। तो वो ये सारे आश्रम्स, योगा, ऑल दीज थिंग्स शी वॉज डूइंग इवन बिफोर मी। मैं जब पहली बार उनसे मिला था तो उन्होंने अपने मोबाइल पे मुझे गायत्री मंत्र सुनाया था, जो वो रोज सुनती थी सुबह, टू क्रिएट गुड एनर्जी। तो मैंने ये रियलाइज किया कि हर चीज़ रिलीजन से रिलेटेड नहीं होती। यू नो, लोग बहुत कुछ फॉलो करते हैं, तो उनको वो इंडिया से हेट नहीं था। शी लव्ड एंड ऑलवेज शी वांटेड टू कम। बट जब वो यहाँ रहने लगी तब डायनामिक्स बिल्कुल ही अलग हो गए। उनको सडनली ऐसा लगा कि मैं तो कहीं जा ही नहीं सकती, मेरा तो फ्रीडम ही लॉस हो गया। मैं तो सड़क पे अकेला नहीं घूम सकती अपने बच्चे के साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि मैं अपने बच्चे को प्राइम में लेके जाऊं। यू नो, जैसे नॉर्मल किसी भी कंट्री में आप मदर्स को देखेंगे तो वो क्या करती हैं, सुबह शाम कहीं भी जाना है, बच्चे को प्राइम में डाला और वो चली गई। दोस्त से भी मिलना हो, कुछ घूमना हो, कॉफ़ी पीनी हो, शॉपिंग करनी हो, कुछ भी करना हो, उनको एक ड्राइवर और गाड़ी की ज़रूरत नहीं होती है यूजुअली। तो यहाँ उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए है नहीं। हमारे लिए शायद वो नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर था, उनके लिए नहीं था। उनको इनसिक्योरिटी फील होती थी खुद अकेले बाहर जाने में। कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हो गए जिससे वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर्ड हो गई। क्या हुआ? आई मीन द वे पीपल बिहेव्ड व्हेन शी वेंट आउट अलोन। तो वो उनको, जैसे एक मॉल में गई तो मतलब ऐसा लगा ना कि नया बंदर आया है ज़ू में, तो हर आदमी आपको देख रहा है, तो वो एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन पैदा कर देती है ना किसी के लिए। आप किसी गांव में रह रहे थे? कहाँ रह रहे थे? नहीं, मैं यहाँ आया था, पहले तो मैं लखनऊ में था, फिर दिल्ली शिफ्ट हो गया था। ये लखनऊ और दिल्ली का एक्सपीरियंस है? मेनली लखनऊ में ज़्यादा था। गुड़गांव में आई शिफ्टेड, थिंग्स वर बेटर, बट ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज थे। तो कहीं भी जाना हो तो बिना कार ड्राइवर के शी कांट गो। फ्रीडम लूज हो गया, उसको ऐसा लगा जैसे मैं जेल में हूँ, और जिस इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी में मैं रह रही हूँ, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उसके अंदर हर चीज़ थी, चाहे वो पूल हो या जिम हो या हर चीज़ थी विद इन द सोसाइटी, बट उसको लगा कि मेरा कन्फाइनमेंट इस सोसाइटी के बाहर है ही नहीं। हाँ। तो मैं कितने दिन तक एक सोसाइटी की, वैसी आदत उनके रहने की तो नहीं है ना, हमारी है। तो वो मैं ये सब चीजें रियलाइज ही नहीं करता था, जो मैं रियलाइज करने लगा आफ्टर ब्रिंगिंग हर। एंड देन माय सन, ऑफ कोर्स ही इज स्मॉल, एंड देन आई सॉ दैट इनको भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस, हर वक्त हम अस्पतालों के चक्कर लगाते थे, कोई ना कोई इन्फेक्शन होता रहता था। मेरे बच्चे को कांस्टेंट इन्फेक्शंस होते रहते थे, बहुत ज़्यादा इश्यूज हुए। फिर फाइनली लास्ट ईयर में वापस चला गया। बिजनेस भी मैंने काफ़ी यहाँ
मेरी मेन कोशिश यही थी कि मैं अपनी जो अचीवमेंट्स हैं उसको यहाँ अपनी कंट्री में लाके दे सकूं। मैंने किसी से पैसे भी नहीं मांगे उसमें भी मैं अनसक्सेसफुल हो गया। तो मेरे लिए कोई और भी कुछ चीज़ें मैंने कोशिश की, बट मे बी यहाँ द वे ऑफ डूइंग बिजनेस इज़ डिफरेंट, जिसका मैं यूज टू नहीं था। फाइनली मैंने रियलाइज़ किया जब मेरे फैमिली कंफर्टेबल नहीं है, हेल्थ इश्यूज इतने कॉन्स्टेंटली आ रहे हैं, जो मेरा ऑब्जेक्टिव था यहाँ आने का वो पूरा नहीं हो रहा, तो फिर मैं यहाँ रह के तो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। बेटर है कि मैं वहाँ रह के ही कंट्रीब्यूट कर लूँ। तो अब मैं बाहर हूँ, कोशिश करता हूँ इंडियन कंपनीज के साथ काम करूँ। अभी भी आई एम वर्किंग विद सम लार्ज कॉरपोरेशंस ऑफ इंडिया, एक्सपोजिंग देम आउटसाइड, वर्किंग विद देम। तो आई थिंक मे बी आई कैन कंट्रीब्यूट बेटर स्टेइंग आउटसाइड देन स्टेइंग हियर। That answers my question. Why they don't want to want their children to continue living in India? They want to send them abroad while they are Hypocrisy. creating their own kind of nation. Well, I हम See, लोग if- हिंदी में आप बात बिल्कुल सही करेंगे। कह रहे हैं। आप अगर ये कह रही हैं कि मैं अपने देश की का विजन और फ्यूचर एक तरीके से देखना चाह रहा हूं, मगर मुझे ये लग रहा है कि मेरा बच्चा इस विजन और फ्यूचर में फिट नहीं होता खुद का, तो फिर मेरा विजन ही डिस्टॉर्टेड है और मैं हिपोक्रेट, इट्स हिपोक्रेसी दैट मेरे एक्शंस और थॉट्स मैच ही नहीं हो रहे। तो मैं जो बोल रहा हूं और सोच रहा हूं एज फार एज जो आप देख रहे हैं या मैं देख रहा हूं वो कुछ और है, बट व्हेन इट कम्स टू योर फैमिली एंड योर एक्शंस रिगार्डिंग योर ओन फैमिली एंड किड्स, वो कंप्लीटली डिफरेंट है। तो इसका मतलब आई मीन दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिपोक्रेसी। यस। सो इट इज हिपोक्रेसी। और भारत में जो रह रहे हैं उन्होंने जब अपने बच्चों को बाहर भेज दिया और उस बाहर की उन अच्छाइयों को वो भारत में नहीं लाना चाहते, भारत को वो क्या बनाना चाहते हैं, क्या ही कहूँ मैं। अच्छा भी नहीं लगता बार बार ये बात कहते हुए कि कितना अनसेफ है महिलाओं के लिए, इतना ज़्यादा क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, सेक्सुअल क्राइम इतना ज़्यादा है। फिर भारत के लोग भारत के ही लोगों को खूब ठगते हैं। डिजिटल ठगी बहुत ज़्यादा हो गई है, जो डिजिटली नहीं ठग रहे हैं वो वैसे ठग रहे हैं। तो मेरे मतलब एक बड़े पत्रकार हैं भारत के, रवीश कुमार साहब, वो कहते हैं भारत एक ठग प्रधान देश है। भारत के लोग सिर्फ भारत को ही नहीं ठग रहे हैं, विदेशों में भी अपना नाम कमाया उन्होंने डिजिटल ठगरी जो है उसमें। तो ये बहुत अफसोसनाक है। मैं अब आप ये कह रही हैं, मैं ये मतलब दिस इज आपने कहा ना प्रॉब्लम्स 5 डिस्क्राइब करिए, ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है। क्या ये अलमाती में भी हुआ? हर जगह है। यहाँ के लोगों ने वहाँ के लोगों को भी ठगा? हर जगह। आप मुझे कोई जगह बताइए जहाँ ऐसा नहीं हुआ है, मुझे तो नहीं पता। नहीं, लैंग्वेज बैरियर की जैसे मैं थोड़ा सोच रही थी कि शायद ना कर कुछ नहीं जरूरत होती है लैंग्वेज बैरियर, क्या लैंग्वेज बैरियर की जरूरत होती है। मैं आपके पास आता हूँ, आप लेट्स से एक टी इम्पोर्टर है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं आपको बोलता हूँ कि भाई आप ये 10 रुपए की चाय लेती हैं, मैं आपको 9 रुपए में दे दूंगा, ये मेरी क्वालिटी है। आपने कहा बहुत अच्छी बात है, आपको 30 दिन का क्रेडिट मिलता है, मैं आपको 45 दिन का क्रेडिट दे दूंगा। तो आप एज ए बिजनेसमैन, एज ए इम्पोर्टर सोचेंगे ये तो बहुत अच्छी डील है, मैं आपको सप्लाई भी कर देता हूँ उस रेट पे, पहली बार। दूसरी बार, जब तक मुझे ये रियलाइज नहीं होता कि आपका कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट मेरे ऊपर 100% है, उसके बाद मैं आपसे बोलता हूँ कि मेरी एक ज़रूरत है, मुझे आप ये एडवांस दे दीजिए, बिजनेस तो हम कर ही रहे हैं, फ्यूचर में एडजस्ट कर लीजिएगा। आप मुझ पर ट्रस्ट करती हैं, आपने मुझे पैसे दे दिए, इसकी ज़रूरत थी, मेरी सप्लाईज उस दिन से बंद हो जाती हैं। फिर मैं दूसरे को देखता हूँ कि मैं किसको पकड़ के सेम ट्रिक रिपीट कर सकूँ, या मैं हो सकता है जो आपसे एडवांस लिया सप्लाई ही ना करूँ, या मैं सप्लाई करूँ तो वो ना करूँ जो मैंने आपको बोला था। तो हर तरह के फॉर्म्स हैं। मैं ये देखता हूँ कि यहाँ लोग इतने ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हैं कि वो अपनी कंट्री को स्टेक पे लगा देते हैं अपने फायदे के लिए। उसके लिए मेरा नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो सिर्फ ये देख रही है कि ये इंडियन है, इसने मुझे चीट किया। तो मैं एज ए इंडिविजुअल, आप मुझे बताइए मैं अपनी कंट्री के लिए कितना ऑनेस्ट हूं जो मैं बाहर जाके ये करता हूं। उसके लिए वो इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट ही नहीं ना, उसकी नेशनैलिटी इंपॉर्टेंट है। वो उस नेशनैलिटी को जज कर रही है, उस इंडिविजुअल को नहीं
इंडिविजुअल को तो हम इंडिया में जज करते हैं, इंडिया के बाहर नेशनलिटी को जज करते हैं। आपको आके कि अमेरिकन बेवकूफ बना गया तो आप अमेरिकन अमेरिकन करोगे, स्टीव नहीं बोलेंगे। स्टीव को कौन जानता है? स्टीव को तो कोई नहीं जानता। तो वो भी जो जिसके साथ आपने किया वो भी इंडियन इंडियन करेगा ना, वो इंडियन को पर्सनली तो कोई नहीं जानता। तो सोसाइटी के अंदर ये सारी चीजें अफेक्ट करने लग जाती हैं। मुझे नहीं मालूम इतना ग्रीड सडनली लोगों में क्यों हो गया है, पहले तो ऐसा नहीं था। मैं यहाँ भी बिजनेस करता था 30 साल पहले, मैंने तो ऐसा ग्रीड उस वक्त नहीं देखा। अभी सडनली सबको ओवरनाइट रिच बनना है, ओवरनाइट सक्सेसफुल बनना है। ग्रीड की लेवल इस लेवल पे पहुंच गई है कि वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो गए, इरिस्पेक्टिव उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं। इंडिया में तो ये प्रॉब्लम्स हो रही है, बट अब ये बाहर भी फैलने लग गई हैं। इस तरह की जो ठगी है इसकी तो शिकायत वहाँ की सरकार हर तक जगह भी, होती है। तो सरकार का रवैया भी बदलेगा, वीजा में वो टफ कर देंगे सर। हाँ, एट सम पॉइंट यस। अभी जो एक 15 दिन का वीजा मिलता है, टूरिस्ट वीजा या बिजनेस वीजा, क्या है, क्या सीन है बिजनेस अभी हर जगह स्ट्रिक्टनेस होने लग गई है बिजनेस वीजा का। पहले जैसे फॉर एग्जांपल मुझे हर जगह जाके किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, लेट्स से कोई रनिंग कंपनी है, मुझे लगता है कि ये सेक्टर अच्छा है, मैं कुछ पैसे इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं आराम से जाके कर सकता था एज अ इन्वेस्टर। या मुझे ऐसा लगता है फॉर एग्जांपल मैं डिजिटल वर्ल्ड में हूँ, मुझे लगता है कि मैं इस कंट्री में जाके एक कंपनी सेटअप करके एक अच्छे प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकता हूँ या सर्विसेज दे सकता हूँ, तो मैं जाके वो कर सकता था। अब उसके अंदर एक ब्लॉकेज आ गया है। अब आपको एक नया वीज़ा लेना है जिसको C5 बोलते हैं। वो C5 entitles you to go and become a participant as a shareholder or director or promoter of a company. तो वो जब तक आपको नहीं मिलेगा तब तक आप ये एक्सरसाइज ही नहीं कर सकते, और वो C5 लेना ही अब बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। फॉर एवरीवन और जस्ट फॉर इंडियंस? फॉर अस स्पेशली। फॉर इंडियंस यस, इट इज़ नॉट ईजी, क्योंकि वो C5 वीज़ा लेने के बाद भी बहुत इंसिडेंसेस वहाँ हो चुके हैं। बहुत लोगों ने जाके कंपनीज खोली, बिजनेस वीज़ा ले लिया और नौकरी करने लगे। अच्छा, वहाँ जा करके नौकरी करने लगे और बिजनेस वीजा पे हैं। ईजियर वे नो, लीगली इनकरेक्ट। तो हम अपने आप को इतना स्मार्ट समझते हैं, मुझे अपने आप को सबको स्मार्ट समझना चाहिए, मगर ये नहीं कि दूसरे बेवकूफ़ थोड़ी होते हैं। समडे और दी अदर पता चलेगा जब वॉल्यूम उसका बढ़ेगा। ये सब चीज़ें हैं। मतलब मैं तो अपने तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ हेल्प करूँ, जो भी मुझे इंडियंस दिखते हैं मैं समझाता हूँ, बताता हूँ। मुझे कहीं भी आप मीडिएट करते हैं बिटवीन कंपनीज एंड ऑल दैट? हाँ, करता हूँ काफ़ी। और जितने टूरिस्ट भी, अगर मैं बाहर हूँ, मुझे देखा इस तरह की कुछ हरकत, तो प्यार से बैठ के उनको समझाता हूँ। बिकॉज मैं ये नहीं सोचता कि कोई इंटेंशनली कुछ करता होगा, अननोइंगली ज़्यादातर लोग कर रहे होते हैं। उनको ये दिमाग में ही नहीं आता है कि मैं क्या इंप्रेशन क्रिएट कर रहा हूँ, वो सोच ही नहीं रहे हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर गवर्नमेंट ये थोड़ा सा इनिशिएटिव ले और लोगों को जाते वक्त थोड़ी सी ये चीज़ें सेल्फ कॉन्शियसनेस के बारे में, जस्ट अ पैराग्राफ दैट यू आर अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कंट्री व्हेन यू आर लीविंग योर कंट्री, और आप किस तरह से बिहेव, अपने आप को किस तरह से शो कर रहे हैं, कैसे आप अपने आप को दिखा रहे हैं, ये हमारी कंट्री के ऊपर रिफ्लेक्शन है, आपके ऊपर नहीं। आपको तो कोई नहीं जानता। तो ये चीज़ों अगर उनके दिमाग में हम डाल देंगे, मुझे लगता है फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस तो लोगों पे आएगी। हम वो भी नहीं करते, तो हम करते कुछ नहीं है, मगर हम एक्सपेक्ट सब कुछ करते हैं। हम सोचते हैं हिंदुस्तान जाए हर आदमी उनकी, क्यों करेगा भाई? यू हैव टू, रिस्पेक्ट हैज टू बी, यू कैन नॉट, you have to earn your respect when you go somewhere. Nobody is going to respect you. I'm third largest economy. Who cares? Nobody cares. It's not. People don't even know, to be honest. आप बाहर जाएंगे, आपको क्या लगता है? आप न्यूयॉर्क की सड़क पे जाके पूछेंगे कि इंडिया की इकोनॉमी कितनी बड़ी है, तो वो अमेरिकन आपको बता सकेगा कि वो कितनी बड़ी है। ये तो हम अपने देश में हल्ला मचाते रहते हैं ना, बाकी किसको मालूम है? किसी को नहीं। वो तो सिर्फ यही जज करता है आपके एटीट्यूड, आपके प्रेजेंटेशन, आपके खुद आप अपने आप को किस तरह से उसके साथ डील कर रहे हैं, उस पर वो आपको जज करता है और आपकी कंट्री को जज करता है। बाकी उनको क्या लेना देना है कि हमारी इकोनॉमी क्या है क्या नहीं है? हमें बेटर मालूम है ना यहाँ क्या इकोनॉमी है क्या नहीं है।
आपने कहा यहाँ से लोग जाते हैं और ख़ासकर अगर वो परिवार या पत्नी के साथ नहीं है तो बहुत फ्रीडम महसूस करते हैं। और उस फ्रीडम का मतलब एक बातचीत में आप मुझे ये कह रहे थे कि वो थाईलैंड समझते हैं। हाँ, ये भी होता है। वो उनकी गलती नहीं है, वो जो ट्रैवल एजेंट्स हैं जो उनको पैकेजेस बेच रहे हैं, वो ये ओवर सेलिंग जिसको बोलते हैं, ऑल्दो इट्स अ मुस्लिम कंट्री, तो वो इस एक्सपेक्टेशन से आ जाते हैं। ओह, ये तो होता है। तो मतलब मैं जब यहाँ से फ्लाई करता हूँ, मुझे लोग मिलते हैं, जब उनको पता चलता है मैं यहाँ का हूँ, वो मेरे से ही इंक्वायरी लेने लग जाते हैं हवाई जहाज़ में पहुँचने के पहले ही। तो ये एक क्यों लोग करके भेजते हैं मुझे समझ में नहीं आता, रियली। तो यहाँ के जो ट्रैवल एजेंट्स हैं वो भी काफ़ी गड़बड़ कर रहे हैं, इसका मतलब वो रॉन्ग अगर इंप्रेशंस अगर क्रिएट कर उनका रहे हैं। कस्टमर इस एक्सपेक्टेशन से जा रहा है तो वो ये एक्सपेक्टेशंस तो वही दे रहा होगा ना अपना पैकेज को बेचने के लिए। भाई कहाँ से उसके ऊपर ये एक्सपेक्टेशंस आ रही हैं? हाउ इज ही थिंकिंग? हाँ, एक मुस्लिम कंट्री जा रहे हो और थाईलैंड समझ के उसको वहाँ एक्ट करना चाहते हो। मतलब कोई भी कंट्री वो आप, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, आपको जाके वहाँ आप रिस्पेक्ट दैट प्लेस, इफ दैट इज द वे। थाईलैंड में भी अब हालत बहुत खराब है भारतीयों की। तो अगर आप इस एक्सपेक्टेशन से जा रहे हैं तो आप कहीं और चले जाइए। देन आई थिंक यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड यू आर वेस्टिंग योर मनी। अभी अभी ये एक वीडियो आई है, किसी रेड लाइट पर, यूके में किसी रेड लाइट पर एक भारतीय लड़की इन हर 20s, उसने कार की विंडशील्ड साफ की और बदले में 20 पाउंड्स मांग रही है और बुली कर रही है। और वो कह रही है इट्स कॉस्ट ऑफ लिविंग, यू हैव टू पे, अगर आप नहीं देंगे तो मैं कार के आगे खड़ी हो जाऊंगी और आपको जाने नहीं दूंगी। विदाउट एनी परमिशन शी स्टार्टेड वाइपिंग द विंडशील्ड, और उसके बाद शीशा विशा साफ करके उसने सीधे 20 पाउंड्स मांगे और वो, एंड शी इज़ बुलिंग। द हिलेरियस पार्ट इज़ दैट। तो कुछ तो हुआ है भारत के लोगों में, और ये खास कर ये 20s में जो लोग हैं, जो अर्ली 30s में हैं, उनको कुछ लगा है कि जस्ट बिकॉज वी आर इंडियंस वी आर एंटाइटल्ड टू सम एक्सेप्शनल कंसेशंस, तो वो मुश्किल आ गई है। नहीं, आई थिंक मुझे नहीं पता उसकी क्या मजबूरी थी, हो सकता है उसको कुछ मजबूरी हो भी तो भी आप किसी की कार को ऑलरेडी साफ, गाड़ी को दोबारा साफ करके 20 पाउंड हथिया नहीं सकते ना। दैट इज नॉट समथिंग दैट एनीवेयर। हाँ, तो ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है ये बहुत अजीब है और फनी है। और अब लोग थोड़ा पहले तो दे वर एस्टॉनिश्ड, दे कुड नॉट अंडरस्टैंड। अभी इंडिया को लेकर के क्योंकि एक ओपिनियन बन गई तो वो समझ गए अच्छा ये इंडियन है इसलिए ऐसे कर रहे हैं, तो वो समझते हैं और वो कहते हैं गो बैक वाला बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया। मैं बहुत सारे वीडियोस देख रही हूँ जो बाहर में रह रहे हैं, वो लोग वो इंडियंस ही बना रहे हैं कि भाई मत करिए आप लोग यहाँ आके ये प्रॉब्लम। तो भारत के बहुत लोग इमिग्रेशन की लाइन में भी लगे हुए, भारत छोड़ना चाहते हैं हमेशा के लिए। क्या वहाँ पर भी इमिग्रेशन हो रहा है? भारत के लोग जा रहे हैं? नहीं, बंद कर दिया उन्होंने। ऑलमोस्ट हुआ है थोड़ा मोड़ा, मतलब वर्किंग क्लास में यस, नॉट एज एंटरप्रेन्योर्स। जॉब्स में यस, स्पेशली इन दी फाइनेंशियल सेक्टर, जहाँ पर लैंग्वेज इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, फाइनेंशियल सेक्टर में है। दूसरा ऑब्वियसली वहाँ अब ये जितना कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा है उसमें लेबर क्लास काफ़ी जा रही है। प्लस ऑयल एंड गैस में हमारे काफ़ी लोग जाने लगे हैं जो स्किल्ड लेबर है, इलेक्ट्रिशियंस, वेल्डिंग मशीन स्पेशलिस्ट, दीज काइंड ऑफ पीपल, ये काफ़ी अब वहाँ जाने लगे हैं। हाँ, जितना ऑयल एंड गैस सेक्टर, कैस्पियन रीजन, ये सारे में काफ़ी वो तो बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। हाँ, तो वो अब काफ़ी इंडियंस वहाँ जाने लगे हैं। सिटीजनशिप्स मिल रही हैं? नहीं, बिल्कुल वेरी डिफिकल्ट। मतलब इफ सी सिटीजनशिप नहीं, रेजिडेंस मिल सकता है, बट देन हर कंट्री रेजिडेंस उसको देती है ना जो उस कंट्री के लिए एसेट बने। कोई कंट्री को रेजिडेंट नहीं चाहिए जो उसके लिए लाइबिलिटी बने। तो अगर आप उस कंट्री में जाके उनके लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स यस, बट अगर इफ यू आर बिकमिंग अ लाइबिलिटी फॉर देम देन ऑफ कोर्स नॉट। एज एन एंटरप्रेन्योर आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं व्हेन यू आर ट्राइंग टू बीइंग अ ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड कजाकिस्तान? एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर? नहीं, एज एन एंटरप्रेन्योर मैं कभी ब्रिज एक्चुअली नहीं बना। शुरू में मैंने कोशिश की थी, ये इंडियन कंपनीज को मैं ले गया था, दे वर सक्सेसफुल। आई मीन हमारी जो भी कॉन्ट्रैक्ट से या जो भी हमारी इंडियन कंपनीज एक्सपेक्ट कर रही थी वो तो हमने कर लिया था। बाकी मुझे ये मालूम है कि वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए बहुत हैं इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के लिए,
और सिमिलरली आई हैव सीन जो वहाँ के यंगस्टर्स हैं और जिस तरह से टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं और जिस तरह के प्रोडक्ट्स वो क्रिएट कर रहे हैं, उनके लिए इंडिया में भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं. इट्स अ ह्यूज मार्केट. हाँ, तो आई थिंक बोथ साइड्स अपॉर्चुनिटीज़ आर मैसिव. जो मैंने हमेशा नोटिस किया, यहाँ से जब लोग जाते हैं वहाँ या कहीं भी, तो वो हमेशा इस माइंडसेट से जाते हैं कि मैं यहाँ से क्या ले जाके वहाँ बेच दूँ. हम हमेशा बेच नहीं जा रहे होते हैं. मेरे ख्याल से इसको रिवर्स करना चाहिए. अगर हमें बिजनेस करना है, हमको हर वक्त अपने आप को बेचने की जरूरत नहीं है. आप उस कंट्री के क्या एसेट्स अपने यहाँ ला सकते हैं उस पर फोकस करें. आपसे बड़ा मार्केट तो नहीं है ना वो. तो आप वहां से क्या ऐसी चीजें ला सकते हैं जो आप अपनी कंट्री में एक वैल्यू क्रिएट कर सकें. एड वैल्यू. यू डोंट हैव टू बिकम, मतलब आपको रैट रेस का पार्ट बनने की जरूरत नहीं है, बट जो जो चीजें आपके यहाँ नहीं है आप वो क्यों नहीं ला सकते हैं. अगर आप उन पे फोकस करेंगे तो बिजनेस बेटर होगा. वहाँ बहुत लोगों के पास पैसे हैं बट डिस्कम्फर्ट है, उनको डर लगता है इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने से. वहाँ पर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो लोग डेवलप कर रहे हैं जिनके लिए इंडियन मार्केट्स बहुत अच्छे हैं, मगर उनको यही समझ में नहीं आता वो बिजनेस किसके साथ करेंगे. कॉन्टैक्ट नहीं है. आप एक दो चीज़ों के नाम बताएंगे जो वहाँ से यहाँ लाई जाएं और यहाँ के लिए, मार्केट के लिए सूटेबल हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लुक एट द फरगाना वैली एरिया, इफ यू लुक एट द बेरीज, स्ट्रॉबेरीज हैं, ब्लैकबेरीज हैं, एग्री प्रोड्यूस, फिनोमिनल. मतलब द क्वालिटी इज आउटस्टैंडिंग. अच्छा, वहाँ पेस्टिसाइड और ये वो सब बहुत ही, मतलब पेस्टिसाइड, आई वोंट से पेस्टिसाइड थोड़ा सा यूज होता है बट वेरी वेरी मिनिमल. सेफ जोन में. हाँ, वेरी वेरी मिनिमल. और ये अपॉर्चुनिटीज वहाँ बहुत अच्छी हैं. इंडियंस के लिए माइनिंग इज अ वेरी वेरी गुड सेक्टर. दे कैन एंटर, दे कैन रियली डू वेरी वेल. मेडिकल, फॉर एग्जाम्पल, हॉस्पिटल्स, it's a very good sector. Abhi, I think the government is opening on privatizing hospitals also, which is a very big sector for India. Medical colleges, हमारे यहाँ तो हजारों बन गए हैं. Medical colleges there with a hospital, if you can get a license with the government, very very good sector. ये सारी चीज़ें वहाँ बहुत अच्छी की जा सकती हैं. वहाँ से जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, यहाँ इंडियन कंपनीज, जो टेक कंपनीज हैं, उनके साथ जॉइंट वेंचर्स किए जा सकते हैं जिससे कि वो अ गुड जॉइंट वेंचर, ए हेल्दी रिलेशनशिप कैन बी डेवलप्ड, जिससे ये दो इट्स लाइक यू आर एक्सपेंडिंग योर विजन. हम ये इमेजिन करके बैठ जाएं कि हमको सब कुछ आता है तो फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते. और हम जितनी मर्जी आईटी वाईटी बातें कर लें, एक प्रोडक्ट नहीं है हमारा दुनिया में जिसको कोई रिकग्नाइज करता हो. जीरो. हम जो भी कर रहे हैं अपनी कंट्री के अंदर कर रहे हैं. अपनी कंट्री के अंदर तो हर आदमी कर लेता है, उसमें व्हाट्स अ बिग डील. I mean, we have created nothing. डिजिटल में भी हमारे लड़के ज्यादातर विदेशी कंपनियों के डिजिटल कुलीज हैं. हाँ, करेक्ट. तो वो थोड़ा सा, मतलब मेरे को लगता है अपॉर्चुनिटीज, और क्योंकि हमारा यहाँ से फ्लाइंग टाइम 3-3.5 घंटे का है तो हमारे लिए बहुत ईजी है उसको मैनेज करना. हम किसी वक्त भी, रोज की फ्लाइट्स हैं, आप कभी भी जा सकते हैं. मुझे ऐसा लगता, और वहाँ की जो गवर्नमेंट्स हैं, मैं क्योंकि इतने टाइम से हूँ तो मैं बहुत लोगों को जानता हूँ और बहुत लोगों के साथ काम भी करता हूँ. वहाँ गवर्नमेंट्स के साथ मैंने क्लोजली वर्क किया हुआ है विद डिफरेंट मिनिस्ट्रीज. तो मुझे ऐसा लगता है ये अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है. मैं बीच में डिसाइड कर रहा था कि एक इंडो कजाक चेंबर, बिजनेस चेंबर क्रिएट किया जाए. हाउ वंडरफुल. हाँ, और जिसके अंदर we bring both of them together and exchange and see what opportunities we can encash together on both sides. बट क्योंकि अभी मैं वापस शिफ्ट हुआ और मुझे खुद ही अपने आप को रीस्टैब्लिश करना पड़ गया तो मैं थोड़ा सा उसको अभी टाल दिया. बट आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच आई वुड. कॉन्फिडेंस हिला हुआ है. कॉन्फिडेंस नहीं, मुझे ऐसा लगता है काम हो जाना चाहिए क्योंकि कल्चरली हमारे में बहुत डिफरेंस नहीं है. अच्छा. हाँ. We are Asians at the end of the day. End of the day, family values, all these things are very, very high in both language, yes. but अभी जितनी नई जनरेशन है ज़्यादा सब अंग्रेजी बोलती है. हमको सिर्फ, मैं आपको पहले भी बोल रहा था, हमको सिर्फ ऑनेस्टली काम करना है. कमिटेड विथ ऑनेस्टी. आई थिंक इफ वी वर्क वी कैन मेक अ किलिंग. मतलब इंडियन कंपनीज के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज है वहाँ. उनके वो अप्रोच, मैं जानता हूँ बहुत सी इंडियन कंपनीज आ रही हैं, वो जिस तरह से अप्रोच कर रही हैं
वो मुझे मालूम है क्योंकि मैं वहाँ इतने टाइम से हूँ। वो अप्रोच बहुत लेंदी है और उसका कोई हर जगह के अपने अपने तरीके होते हैं। जैसे मैं अगर इंडिया आ रहा हूँ एज एन अमेरिकन बिजनेस करने, तो मुझे इंडियन अप्रोच को फॉलो करना है ना, मैं अमेरिकन अप्रोच तो इंडिया में फॉलो नहीं कर सकता। इट्स द सेम। सो व्हेन यू गो देयर इज अ वे एंड स्टाइल ऑफ डूइंग बिजनेस, सो यू शुड नो हाउ टू डू। आप थोप नहीं सकते हैं किसी के ऊपर अपने तरीके, वो वर्क नहीं करता। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जो इंडियन बिजनेस हाउसेस काफ़ी यहाँ से गए हैं और सक्सेसफुली कुछ कर नहीं पाए। कुछ उन्हें बहुत अच्छा किया जो अडेप्ट हो गए, कुछ नहीं कर पाए। बाकी जितने भी मोस्टली यहाँ बिजनेस हाउसेस हैं उन्होंने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया है। वो वहाँ चाहे वो फार्मेसी या कुछ भी हो, ठीक है, वो दे आर सप्लाइंग, दे आर सेलिंग। मनीष साहब, एक बात बताइए कि अक्सर भारत के लोग विदेश जो है नौकरी करने जा रहे होते हैं। यहाँ पर मैं एक टर्निंग पॉइंट आपकी बातचीत से ये महसूस कर रही हूँ कि नहीं, नौकरी करने के अलावा भी फर्स्ट यू डू योर ड्यू डिलीजेंस, तरीका सीखो और कानून वहाँ के समझो, फिर वहाँ की मार्केट का रिक्वायरमेंट समझो, और फिर आदान प्रदान जो एक्सचेंज है जिसको व्यापार, और भारत का पुराने ज़माने से सेंट्रल एशिया से बहुत अच्छा व्यापार रहा है। अच्छा। हम उस गोल्डन एरा को, उस सिल्क रूट को हम दोबारा रिवाइव करने जैसा कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल किया जा सकता है। मैं 2018 से till before the COVID, I was also a speaker with the Middle East Economic Forum, where जहाँ मैं ज़्यादातर ये सिल्क रूट और सिल्क रोड की बात करता था, बट मोस्टली आई यूज्ड टू फोकस ऑन द एजुकेशन ऑफ हाउ थिंग्स कैन बी डन। मेरे को लगता है यहाँ बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, कल्चरली लैंग्वेज के अलावा हमारे में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो आप जब वहाँ जाएंगे या सेंट्रल एशियन किसी भी रीजन में आप जाएंगे तो आपको उन बहुत डिफरेंशिएशन आपसे नहीं दिखेगा। अगर आप लैंग्वेज बैरियर को हटा दें तो आपकी सोच में आपके फैमिली वैल्यूज, तरीके सिमिलर हैं, उसमें कोई खास फर्क नहीं है, उनके लिए भी वैसे ही है। तो मेरे को लगता है वहाँ बिजनेस करना बहुत आसान है। तो वेस्ट वाला जो रूथलेस इंडिविजुअलिज्म है वो नहीं है। हाँ? और यहाँ पर एक आप कल्चरली अमेलगमेट कर सकते हैं बहुत आसानी बिल्कुल। और बहुत रेसिप्रोकल सोसाइटी है। वाह, बहुत ज़्यादा। मतलब आप अगर उनके लिए एक काम करेंगे तो वो बदले में आपको 4 चीज़ें करके देंगे। बहुत रेसिप्रोकल, बहुत ही वार्म और बहुत ही अच्छी सोसाइटी है। वेरी गुड। अगर कोई दरवाज़ा ऊपर वाला बंद करता है तो 4 दरवाजे खुलते भी हैं। मैं आपसे इस बातचीत में यही महसूस कर रही हूँ, वेस्ट की तरफ से हमारे लिए काफ़ी चीज़ें टफ हो रही हैं। तो हमारे पास हमारा अपना अड़ोस पड़ोस इस तरह का है जहाँ पर बहुत सारे मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हम अपने तौर तरीक़ों को अच्छा करें और सबसे ज़रूरी बात है ईमानदारी और तहज़ीब, ये दोनों चीज़ों के साथ अगर हम कहीं जाएं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। मनीष साहब, बहुत शुक्रिया। लेकिन बिफोर आई से फाइनल गुड बाय, इज़ देयर एनीथिंग दैट एनेक्डोट और एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर? कोई अच्छी बात या कोई ऐसी बात जो हमें सबक सिखाए और हम सीखें कि हमें वो नहीं करना है। मैं तो यही चाहता हूँ कि जब आप यहाँ से जाते हैं तो हमेशा आपको अपने दिमाग में हमेशा ये रख के जाना चाहिए कि मैं जब जाऊँ तो मेरा खुद का बिहेवियर और प्रेजेंटेशन और एक्शंस ऐसे हों जिसको लोग एडमायर करें। जब मैं वापस आ जाऊँ तो लोग उसकी तारीफ़ करें। तो अगर हर आदमी यहाँ से, चाहे वो विजिटर हो या वो बिज़नेस के लिए जा रहा हो या किसी भी वजह से जा रहा हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो हमेशा ये सोच के, चाहे जिस कंट्री में जा रहा है, वहाँ एक इम्प्रेशन अच्छा बना के आए। मेरे ख्याल से अगर वो बैक ऑफ सबकॉन्शियसली ये सोच के जाता है तो वो ऑटोमेटिकली बाकी चीज़ें भी ठीक ही करेगा। तो आई थिंक दैट इज़ द कोर। इफ़ वी कीप दैट इन माइंड, सब अच्छा होगा। ऐसा तो नहीं है हमारे अनकल्चर्ड। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया किंतु परंतु पर आने के लिए। हम मिलते रहेंगे और हमें वहाँ की नई नई बातें आप बताते रहिएगा। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। दर्शकों, अगर आपने प्रोग्राम को यहाँ तक देखा है तो गुजारिश रहेगी कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें उन लोगों के बीच में जिसकी दिलचस्पी है इस तरह के विषयों को सुनने के बारे में। थैंक यू सो मच।